Okay, hello students, welcome to the class Key Focus on Board. So dear students, we are discussing about the crystal field theory of the complex compound, and as you know that this is the third theory about the complex compound. In the earlier classes, we already discussed about the Werner theory of the complex compound as well as the valency bond theory of the complex compounds. But ultimate theory regarding the complex compound is the crystal field theory, which is also known as the CFT. Now, before starting, I just want to announce this is the critical theory of all of them. इन सभी में सबसे क्रिटिकल थ्योरी कुछ है तो वो ये वाली है, सीएफटी है। अब क्यों है तो आपको पता पड़ेगा कि यहाँ पे ये थोड़ा सा फिजिकल है, मतलब लाइक फिजिक्स से रिलेटेड है ये चीजें, और यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि नॉर्मल बिहेव नहीं करेंगी, तो आपको वो चीजें सीखनी ही होंगी। तो सबसे पहले हम लोग ये स्टार्टिंग करेंगे कि जो सीएफटी जो थी, मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो होती है, इसे हम लोग सीएफटी कहते हैं इन शॉर्ट, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यानी कि सीएफटी। तो इन शॉर्ट हम लोग बोलेंगे इसे सीएफटी कहेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि ये जो सीएफटी थ्योरी जो थी वो कौन कौन से साइंटिस्ट ने हमें दी थी। तो यहाँ पे दो साइंटिस्ट हुआ करते थे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन बाय, ये दी गई थी। दो साइंटिस्ट थे, एक थे हमारे पास बेटा हैंस बेथे, एक साइंटिस्ट का नाम हैंस बेथे था, हैंस बेथे, और एक साइंटिस्ट और भी थे, उनका नाम था जॉन ब्रुक वैन ब्लेक। तो ये दो साइंटिस्ट थे बेटा, इन दोनों ने मिलकर के थ्योरी दी थी। तो एक साइंटिस्ट हमारे पास हैंस बे थे और दूसरे थे हमारे पास जॉन ब्रुक वैन ब्लेक। दो साइंटिस्ट ने मिलकर ये थ्योरी दी थी। तो जब भी हम इसे पढ़ाते हैं तो बच्चों को एक निमोनिक दिया जाता है, जब साइंटिस्ट के नाम इतने क्रिटिकल हों तो थ्योरी तो क्रिटिकल होनी ही वाली है ना। तो ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में क्या कहा वो समझते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, सीएफटी के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों को जो याद करना है वो ये है कि सीएफटी एक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है। सीएफटी इज इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि सीएफटी जो होती है प्यारे बच्चों, वो एक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की फिनोमेना पे डिपेंड करती है, चार्ज पे डिपेंड करती है, चार्ज को फॉलो करेगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड को फॉलो करेगी। यानी कि लिगेंड को सिंपल लिगेंड नहीं माना जाएगा वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के मतलब अकॉर्डिंग। अब लिगेंड को सिर्फ इतना नहीं मान के चलेंगे कि उसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होता है और वो सेंट्रल मेटल को दे देती है, बस इतना मान के नहीं चलेंगे, कुछ और भी चीजें जाननी होंगी। सो दैट सबसे पहले पॉइंट जानना होगा कि सीएफटी इज थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, इसे एक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी भी कहा जाता है। दूसरी बात इस चैप्टर में सीखनी जो होगी वो सीखनी होगी अबाउट द ऑर्बिटल। तो देखो, अब हम जानेंगे यहाँ पे डी सबसेल के बारे में। बचपन से हमने सबसेल के बारे में पढ़ रखा है, एस सेल, एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल और एफ सबसेल। डी सबसेल की बात करेंगे तो हम सभी जानते हैं कि डी सबसेल में 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, सभी को पता है ना। डी सबसेल में क्या होता है बच्चों, 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं, 5 डी ऑर्बिटल्स। और 5 डी ऑर्बिटल्स को अगर बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे वो देखो जरा, जैसे 1 2 3 4 5, इतने से काम नहीं चलेगा, नाम भी याद रखो। पहला वाला जो होता है बच्चों वो क्या होता है, डी एक्स वाई, दूसरा क्या होता है, डी वाई जेड, तीसरा क्या होता है, डी जेड एक्स, अगला क्या होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगला क्या होता है, डी जेड स्क्वायर। क्लियर है बेटा। यानी कि डी सबसेल में 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। डू नॉट राइट एवरीवन, प्लीज फोकस, फर्स्ट अंडरस्टैंड। तो सीएफटी के बारे में हमने सबसे जाना कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है, उसके बाद जानना है कि डी सबसेल क्या होता है। डी सबसेल जो है 5 डी ऑर्बिटल का कलेक्शन होता है। 5 डी ऑर्बिटल के ग्रुप को डी सबसेल कहा जाता है, 5 डी ऑर्बिटल जिनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब इतने से भी यहाँ आज काम नहीं चलने वाला है, हमें जानना होगा कि जो 5 ऑर्बिटल जो होते हैं वो दिखने में कैसे होते हैं और उनकी एक पहचान जाननी होगी अगर सीएफटी पढ़नी है तो। तो जैसे कि हमें डीएक्सवाई देखना होगा कि हमें से अगर ड्रॉ करेंगे तो वो ड्रॉ करके कैसा दिखेगा। जैसे कि अगर हमें डीएक्सवाई बनाना है तो डीएक्सवाई के लिए आपको पता होना चाहिए। तो बताओ, बचपन में ये सीख लिया था कि डी ऑर्बिटल जो होता है वो डबल डंबल शेप का होता है, ऐसे होता है डबल डंबल, 2 डंबल होती है उसके अंदर, डम्बेल, एक बेल ये वाली एक ये वाली, डबल डंबेल है ना, 2 डंबल होंगे, एक ये रही एक ये रही। तो अगर आपको डीएक्स बनाना है इसका मतलब यहाँ पे डंबेल की एक लोब यहाँ पे होगी और एक लोब यहाँ पे होगी। और अब वाई लेना है तो एक लोब हम यहाँ पे रखेंगे और एक लोब हम यहाँ रखेंगे और इनको रेस्पेक्टिवली यहाँ मान लिया जाएगा कि ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है वाई। तो ओवरऑल ये वाला जो ऑर्बिटल यहां बन जाएगा तुषार, वो क्या बन जाएगा, डी एक्स वाई, ठीक है, डी एक्स वाई। नाउ इन द सिमिलर केस इफ यू वांट टू ड्रॉ द डी वाई जेड, क्या करना होगा सर, सिंपल सी चीज है, एक लोब जो होगी वो वाई एक्सिस पे होगी और एक लोब जो होगी वो कहां पे होगी, जेड एक्सिस पे होगी, ठीक है। तो यहां पे क्या मानेंगे बच्चों, ये हो जाएगा वाई एक्सिस और ये हो जाएगा जेड एक्सिस, क्योंकि डी ऑर्बिटल है तो इसे हम लोग कहेंगे आज के बाद डी वाई जेड। इन द सिमिलर केस इफ यू वांट टू ड्रॉ डी जेड एक्स, तो डी जेड एक्स में क्या करना होगा सर, इन द सेम केस एक लोब मानी होगी हमें एक्स एक्सिस पे और एक कहां माननी होगी, जेड एक्सिस पे।
तो अगर ये एक्स एक्सिस है ये वाला और ये हमारे पास जेड एक्सिस है तो ये हो जाएगा हमारे पास डी जेड एक्स। ठीक है, तो ये 3 ऑर्बिटल हो गए। अब इसके बाद जो हमें और जानना होगा वो क्या जानना होगा वो बताते हैं आपको। इन 3 डी ऑर्बिटल की बात करेंगे बच्चों, तो ये 3 ऑर्बिटल हो गए। अब इसके बाद जो हमें और जानना होगा वो क्या जानना होगा वो बताते हैं आपको। इन 3 डी ऑर्बिटल की बात करेंगे बच्चों, तो ये 3 जो डी ऑर्बिटल जो होते हैं बेटा, 3 डी ऑर्बिटल, ये जो 3 डी ऑर्बिटल जो होते हैं इन सेट इनकी बात करेंगे तो इन्हें कहा जाता है लाइक ऑर्बिटल बिटवीन एक्सिस। तो इन्हें हम लोग यहाँ पे बिटवीन एक्सिस ऑर्बिटल कहते हैं। बिटवीन एक्सिस ऑर्बिटल, बिटवीन एक्सिस ऑर्बिटल, इन्हें बिटवीन एक्सिस ऑर्बिटल कहा जाता है। यानी कि ऐसे 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 ऑर्बिटल जो एक्सिस के बीच में होते हैं, बिटवीन एक्सिस ऑर्बिटल। बिटवीन एक्सिस ऑर्बिटल जैसे कि हम यहाँ बात करेंगे, जैसे कि हमारा एक 3D रूम है, उस वाले पॉइंट को फोकस कीजिए। उस वाले पॉइंट से एक उसे मान लेते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन, 0,0 जो होता है मैथमेटिक्स में वो ओरिजिन है। अब वहां से इधर जाएंगे तो वो एक्स एक्सिस है, वो वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो अगर मान लो कि अगर हम जहां खड़े हुए हैं, ये कौन सा प्लेन है, ये है एक्स वाई प्लेन। ये वाली जो वॉल है ये कौन सी प्लेन है, एक्स जेड, और ये कौन सा है, वाई जेड। तो अगर कोई ऑर्बिटल की दोनों लोब अगर इस वाले प्लेन में है तो ये डी एक्स वाई है, तो डी एक्स वाई जो ऑर्बिटल है वो बन जाएगा। तो अगर ऑर्बिटल एक्सिस के बीच में होते हैं और वो 3 होते हैं जो सामने लिखे हुए हैं, इन ऑर्बिटल को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल बिटवीन एक्सिस। तो बिटवीन एक्सिस ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3 होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स होता है। अब बात आती है 2 ऑर्बिटल की। इन 2 ऑर्बिटल्स की बात करेंगे तो ये दोनों ऑर्बिटल बेटा होते हैं अलग अलग होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे इस तरह से लिया बेटा ये वाला। अगर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो वो क्या होगा कि एक्स और वाई प्लेन के अलोंग होगा, मतलब एक्सिस में नहीं होगा, अलोंग द एक्सिस होगा, अलोंग द एक्सिस। यानी कि एक्सिस पे ना होगा कि अलोंग द एक्सिस होगा। जैसे कि ये हमारे पास अगर एक्स है और ये अगर वाई है तो ये जो ऑर्बिटल होगा ये कहलाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल कहलाएगा। और एक जो डी जेड होता है वो डी जेड बनाएंगे यहाँ पे, ये हमारे पास डी जेड है। डी जेड में उसकी जो एक लोब होती है वो तो ये वाली होती है, और दूसरी जो लोब होती है वो इसके सराउंडिंग में इस तरह से यहाँ बांध के दिखा देते हैं। जैसे कि हम लोग आपने यहाँ पे ब्रेस्ट पे यहाँ हम लोग लाइक बेल्ट बांधते हैं ना हम लोग, तो उसी तरह से एक जो लोब होती है वो एज अ बेल्ट यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे कलेक्ट हो जाती है। मतलब एक जो डी ऑर्बिटल है ना वो ये वाला आ गया, ये डी ऑर्बिटल है। इसको इमेजिन करना पड़ेगा कि एक लोब जो है ये वाली है, मतलब जैसे कि एक लोब है वो तो ये आ गई और दूसरी लोब ने उसे ऐसे करके बांध दिया। तो ये वाली जो लोब होती है इस, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि ये जेड एक्सिस है और ये कहलाएगा हमारे पास डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल कहलाएगा। इन ऑर्बिटल के बारे में कहा जाता है कि ये वाले जो ऑर्बिटल होते हैं ये कहलाते हैं अलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल, अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल। ये 2 तरह के ऑर्बिटल होते हैं। पहली क्लास जो होगी आज की उसमें ये जानना होगा। डी सब सेल 5 ऑर्बिटल का ग्रुप है जिसमें 5 ऑर्बिटल डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर होते हैं, जिसमें से 3 ऑर्बिटल अलग होते हैं क्योंकि वो एक्सिस के बिटवीन होते हैं, यानी कि एक्सिस बिटवीन बिटवीन एक्सिस ऑर्बिटल 3 होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। और 2 ऑर्बिटल जो होते हैं वो अलोंग द एक्सिस होते हैं, यानी कि एक्सिस के ऊपर नीचे होना, अलोंग द एक्सिस। लाइक अगर ये प्लेन है तो इस प्लेन के ऊपर होना या फिर नीचे होना, ये तो अलोंग हो गया। और प्लेन में ही होना, ये प्लेन में ऑर्बिटल है तो ये हो गया बिटवीन एक्सिस हो गया, और ये अलोंग द एक्सिस हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि 2 तरह के ऑर्बिटल का सेट बना लिया। तो क्या 5 ऑर्बिटल में से 2 बाइफरकेशन आपको याद है, 2 ग्रुप याद है, कौन कौन से होते हैं, अलोंग द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस। बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल 3, अलोंग द एक्सिस 2, और अलोंग द एक्सिस कौन कौन से हो रहते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। और बिटवीन एक्सिस हो रहते हैं वो 3 रहते हैं, और कौन कौन से होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। इसके बाद सीएफटी की तरफ बढ़ते हैं। सीएफटी की तरफ जैसे ही हम लोग जंप करेंगे तो हमें यहाँ पे जानना होगा कि सीएफटी जो होती है वो 2 तरह के कॉम्प्लेक्सेस को यहाँ पे डिस्कस करती है। एक तो बेटा हमारे यहाँ होते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं बेटा ये होते हैं, एक तो हमारे पास ये है। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को शो ऑफ करना हो तो यहाँ पे एम फॉर सेंट्रल मेटल आयन और एल फॉर लिगेंड। अब क्योंकि ऑक्टाहेड्रल है तो लिगेंड कितनी बार होगा, 6 टाइम, और यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा। इस तरह से ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है। और एक सिलेबस में हमारे यहाँ है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल की भी बात करेंगे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। एंड डियर स्टूडेंट्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होगा तो एक बात तो आपको पता है कि यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन के साथ कितने लिगेंड्स होंगे, 4, और यहाँ पे कोई ना कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा। एक और होते हैं स्क्वायर प्लेनर, जो कि सीएफटी में हमारे सिलेबस में नहीं है। सीएफटी हमारी जो सीएफटी है 12th क्लास की, तो 2 कॉम्प्लेक्स को डील करती है। एक स्क्वायर प्लेनर भी है लेकिन वो आप ग्रेजुएशन लेवल पर डील करोगे, अपने 12th लेवल पर उसका डिस्क्रिप्शन नहीं है। 2 हो गए। अब इनके रिगार्डिंग आपको समझना क्या है, इनके रिगार्डिंग ये समझना है अगर ML6 होगा तो मैं इसके रिगार्डिंग लाइन लिख रहा हूं, इन
octahedral. In octahedral complexes, the ligands approaches to CMI along the axis. अगर ये मान लो कि अगर ये बात आपको समझ में आ जाती है तो बहुत सारी चीजें आपको फिर डाउट में नहीं आएंगी। और अगर हम ये यहां बात करते हैं कि टेट्राहेड्रल अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस है तो हम लोग यहां पे लिखेंगे इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इन टेट्राहेड्रल complexes the ligands approaches to CMI between axes. ये बात हम सभी को आज और अभी समझ लेनी होगी बेटा, ये चीज ही बस ध्यान दो जरा। क्या है, रिपीट करते हैं वंस अगेन, लुक एट हियर एवरीवन। अगर प्यारे बच्चों ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स है और आपको पहचाना बड़ी बात है क्या? नहीं सर। कैसे? लिगेंड देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूले में अगर सेंट्रल मेटल एटम के साथ अगर 6 लिगेंड है तो ऑक्टाहेड्रल है, और 4 लिगेंड है तो टेट्राहेड्रल है। तो सिंपल सी बात है। अगर जैसे कि मान लो K4FeCN का होल 6 है तो CN वहां 6 बार आ रहा है तो मतलब वो ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स है। अगर मान लो कि NiCO का होल 4 है तो 4 बार आया तो मतलब वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो ध्यान रखना है कि अगर ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स है तो लिगेंड जो है वो CMI को जब अप्रोच करेगा तो आपको ध्यान रखना है कि वो अलोंग द एक्सिस करेगा, अलोंग द एक्सिस, यानी कि एक्सिस से होकर जाएगा। और अगर मान लो कि अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो बिटवीन एक्सिस यहां पे क्या करेगा, अप्रोच करेगा CMI को। फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलो कि दो बच्चे जरा यहां खड़े हो जाओ, सामने दो बच्चे खड़े हो जाओ। जैसे कि मान लो कि ये जो दो ऑर्बिटल हैं dx² - y² एंड dz² और ये अलोंग द एक्सिस है और मैं लिगेंड हूं और मुझे CMI के पास जाना है। तो अगर मैं CMI के पास जाऊंगा तो इसी रास्ते से होकर जा रहा हूं जिस रास्ते पे पहले से ही दो ऑर्बिटल है, मैं उस रास्ते से होकर जा रहा हूं जहां पे पहले से ही दो ऑर्बिटल है। तो अगर मैं वहां मुझे अप्रोच करना है तो इन दोनों को हटाना पड़ेगा ऐसे करके कि हट जाओ, मुझे वहां जाना है। तो अगर मैंने इनको हटाया इसका मतलब मैंने इनको एनर्जी दे दी, यानी कि मैंने इनकी एनर्जी को इंक्रीज कर दिया। लेकिन जब ये दोनों रास्ते में पड़े तो ये जो ऑर्बिटल हैं यानी कि जो बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल है उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कि 5 ऑर्बिटल में से 2 ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज हो गई एज कंपेयर टू बिटवीन एक्सिस ऑर्बिटल। क्लियर है सभी को ना? यानी कि हमें ये जानना होगा कि ऐसा क्या हो जाता है कि 2 ऑर्बिटल की एनर्जी क्यों इंक्रीज हो रही है, इसकी वजह जानिए। जब लिगेंड CMI को अप्रोच करता है और वो अलोंग द एक्सिस अगर अप्रोच करेगा तो अलोंग द एक्सिस पे, यानी कि अलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल पहले से ही वहां पे हैं, स्थित हैं, तो उनकी एनर्जी आने की वजह से बढ़ जाएगी क्योंकि वो उसे रिपेल करेगा। ठीक है। और अगर मान लो कि बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल है ये वाले, और अगर मैं चाहूं कि मुझे यहां से वहां जाना है तो मैं सारे के बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल को डिस्टर्ब कर दूंगा, सबको हटाना पड़ेगा, हटो मुझे वहां जाना है। तो और वो जो अलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो टेट्राहेड्रल में क्या होगा, CMI कहां होकर जाएगा, और ऑक्टेटल में CMI लिगेंड कहां होकर जाएगा, अलोंग द एक्सिस जाएगा। तो मतलब अगर अलोंग द एक्सिस गया तो इनकी एनर्जी बढ़ेगी, किस किस की बढ़ेगी जरा बताओ, dx² - y² dz² की बढ़ेगी। और अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो दो तरह से एनर्जी बढ़ती है। अभी आपको इस चैप्टर का इस थ्योरी का तीसरा पार्ट जानना होगा। तीसरा पार्ट ये यहाँ पे ये बोला गया है कि CFT की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू CFT। हमने यहाँ पे बात करा अकॉर्डिंग टू CFT। अगर CFT की बात करेंगे तो ये कहा गया है लिगेंड इन कॉम्प्लेक्स एक्ट एज ए पॉइंट चार्ज। यहां पे ये चीज भी बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में ये तो आ चुका है, ये वाला पॉइंट आ चुका है कई बार। CFT के अकॉर्डिंग जो अभी तक BBT हुआ करती थी, सिंपली ये बोलते थे कि हाइब्रिडाइजेशन करो और लिगेंड से डेट बॉन्ड बना दो, बड़ा सिंपल से कर देते थे हम लोग। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब भाई एच वेथे ने BBT पे बहुत सारे एक्सक्यूज किए। एक बात बताओ कि क्या फिजिक्स ये अलाउ करती है कि जब दो सेम चार्ज या चार्ज पार्टिकल अगर सेम डायरेक्शन में अगर कह सकते हैं कि यूनियर लीनियर मोशन कर रहे हो तो वो रिपल्सन नहीं करेंगे दूसरे को? करेंगे ना, रिपल्सन तो बनता है। लेकिन BBT तो को समझाती नहीं ऐसा। BBT तो ये कहती है कि भाई आएंगे लिगेंड्स आएंगे अपने और इलेक्ट्रॉन लेकर के और उनके इफेक्ट से पेयरिंग हो जाएगी ऑर्बिटल में और वे आकर के रह जाएंगे। तो लेकिन क्या ऐसा नहीं होगा कि वे आएंगे और d ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन पहले से ही उनको रिपेल करेंगे या रिपल्सन उनके बीच में होगा? क्योंकि लिगेंड भी तो चार्ज पार्टिकल है। क्यों है? क्योंकि उस पर पहले से ही इलेक्ट्रॉन पेयर है और इलेक्ट्रॉन पेयर होता है तो चार्ज है मतलब चार्ज पार्टिकल है। और हम लोगों ने तो फिजिक्स में ही पढ़ रखा है कि अगर एक सिंपल वायर भी अगर है, अगर इसमें से I एम्पेयर का करंट अगर फ्लो हो रहा है तो आपको पता है कि इसके सराउंडिंग यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। सब जानते हैं, सीखा है ना, बायो-सेवर्ट लॉ सीख रखा है आप लोगों ने। तो एक वायर में से जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो उसके सराउंडिंग भी तो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड होते हैं।
वैसे ही क्या ये ऐसा नहीं होगा? अब वायर, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी अलग अलग थोड़ी ना है। वायर इज मेड अप ऑफ मेटल, कॉपर मेटल है, कॉपर के पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिगेंड के पास भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसके पास भी तो वही फिनोमेना होगी जो उनके पास है। तो लिगेंड के पास जब इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो वो भी किसकी तरह काम करेगा? पॉइंट चार्ज की तरह कार्य करेगा, यानी कि चार्ज पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। पॉइंट का मतलब यहां पे इस तरह से है, जस्ट लाइक व्हेन वी शूट अ बुलेट फ्रॉम गन। जब हम किसी बंदूक से गोली चलाते हैं तो वो जो बुलेट है, जब वो स्पीड से मोशन करके जाती है, तो ऐसे यहां पे लिगेंड सीएमआई को अप्रोच करने के लिए जाता है, लेकिन ये होता है चार्ज पार्टिकल। अब क्योंकि कोई चार्ज पार्टिकल होगा तो उसके सराउंडिंग भी क्या होगा? क्या होगा उसके सराउंडिंग? बताओ। इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा। तो यहां पे सीएफटी का ये मानना था कि अगर मान लो कोई लिगेंड है, अब लिगेंड का जो क्राइटेरिया वो क्या है? वो क्या है? उसके पास क्या होना? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होना। और अगर ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो सीएफटी ने ये कहा था कि अगर ऐसा है तो आप ये सपोज करके चलिए कि इसके सराउंडिंग जो है इस तरह का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ध्यान रखना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, तो ये जहां से भी होकर जाएगा। जैसे मैं अभी जा रहा था, मैंने अपने आपको लिगेंड सपोज किया था ना, तो मैं जब वहां से गया तो मेरे रास्ते में जो भी ऑर्बिटल पड़े मैंने उनको रिपेल कर दिया, धक्का दे दिया। क्यों? बिकॉज आई पजेस माई इलेक्ट्रिकल फील्ड, क्योंकि मेरे चारों ओर मेरा क्या है? इलेक्ट्रिकल फील्ड है। तो मैं जहां से भी होकर जाऊंगा, अगर मुझे मेरे जैसा चार्ज मिलेगा तो मैं उसे क्या करूंगा? रिपेल करूंगा। और हमारे सिस्टम में सबके पास इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही है, चाहे वो लिगेंड हो चाहे वो मेटल हो, सबके पास इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा। तो वही है यहां पे कहा गया कि अगर यहां पे लिगेंड है तो लिगेंड एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करता है। मतलब ये पॉइंट चार्ज है, लाइक इसे इस तरह से मान सकते हैं कि ये पॉइंट है और ये चार्ज पार्टिकल है, पॉइंट चार्ज है जो कि सीएमआई को अप्रोच करने वाला है। अब इसके बाद एक चीज और सीखनी है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पॉइंट चार्ज यानी कि लिगेंड डी ऑर्बिटल के साथ क्या कर देता है, वो चीज हमें सीखनी होगी। तो वो समझते हैं। तो हमने यहाँ पे एक टॉपिक स्टार्ट किया ये सब सीएफटी के अंदर चल रहा है, और वो है बेटा स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करनी होगी। तो हमने यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट किया स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल, इन ऑक्टाहेड्रल, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो हम यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या सीखने वाले हैं भाई? स्प्लिटिंग। तो मेन टॉपिक का नाम प्यारे बच्चों जो है वो ये है, स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का मतलब सब समझते हैं बेटा, जैसे लाइन है ना, इसको तोड़ दिया हमने, स्प्लिट कर दिया दो भागों में। तो हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं स्प्लिटिंग। तो मेन टॉपिक है स्प्लिटिंग। अब स्प्लिटिंग करनी किसकी है? स्प्लिटिंग करनी है किसकी, जरा बताओ? डी ऑर्बिटल की। किसी करनी है? और हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स होगा वो कैसा होगा? यानी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए ऑक्टाहेड्रल, और उस केस में हम डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग करना सीखेंगे। हाउ? सीखो जरा। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लो कि हमारे पास डी सबसेल है, और डी सबसेल तो जानते ही हैं वो डी ऑर्बिटल का कलेक्शन है। तो यहाँ पे 5 डी ऑर्बिटल सपोज कर लिया। पांचों डी ऑर्बिटल का नाम सब जानते ही हैं। ये है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। अब ध्यान रखना है कि सीएफटी ये कहती थी भाई, जब ये उस समय का केस है, ये उस समय की बात हो रही है जब हमारे लिगेंड ने सीएमआई को अप्रोच नहीं किया। अप्रोच का मतलब उसके साथ बॉन्डिंग बनाना, उसे पकड़ना, उसके साथ पहुंच बनाना। तो अभी लिगेंड ने सीएमआई को अप्रोच नहीं किया है, उस समय के ऑर्बिटल है। अब सीएमआई इन ऑर्बिटल की सेट को यहां पे बेटा बोलती है द सेट ऑफ डी जेनरेट ऑर्बिटल, डी जेनरेट ऑर्बिटल। तो ये डी जनरेट ऑर्बिटल जो है वो क्या है, ये क्या प्रोसेस है डी जनरेट ऑर्बिटल? तो सिंपल भाषा में समझो, जैसे कि दो ऑर्बिटल है, अगर इन दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर है, बराबर बिल्कुल बराबर है, तो मैं इन्हें डी जनरेट ऑर्बिटल कहूंगा। ठीक है। अभी क्या हुआ, कुछ भी इनके साथ ऐसा हुआ इसमें से एक ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ी, फिर दूसरे की भी बढ़ गई, तो फिर यहां पे यहां से यहां एनर्जी बढ़ के गई और इनकी फिर से बराबर हो गई, ये फिर से डी जनरेट हो गए। डी जनरेट का मतलब द सेट ऑफ ऑर्बिटल विच हैव इक्वल एनर्जी, यानी कि ऐसे ऑर्बिटल का समूह, एक ऐसे ऑर्बिटल का ग्रुप जिनकी एनर्जी बराबर होती हो, उन्हें हम लोग बोलते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल्स। डी जनरेट ऑर्बिटल का मतलब होता है ऐसे ऑर्बिटल का ग्रुप जिसमें सभी ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर रहती हो, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? तो फिलहाल ये डी जनरेट ऑर्बिटल है। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे ये मान के चलते हैं, हमने इस तरह से एक वाई एक्सिस बना लिया, और वाई एक्सिस पे हम लोग यहाँ पे एनर्जी को शो कर रहे हैं। तो मतलब ऊपर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, ये एनर्जी ग्राफ है। अब अगर मान लो कि हम उस केस को बताते हैं जब लिगेंड अप्रोच करने आ रहा है। अब लिगेंड अप्रोच करने आएगा, जैसे कि इन द मॉर्निंग द सन इज रेजिंग, तो सन रेजिंग होती है तो वी आर फीलिंग हीट, हम राइट, क्योंकि वो रेज होने आ रहा है और उसका जो इफेक्ट है वो हीट देना है, तो हीटिंग इफेक्ट देता है। व्हेन सन इज सेटिंग तो कोल्ड देके जाता है, ठंडा, क्योंकि हीट जो थी वो चली गई। तो इन सेम केस अगर लिगेंड यहाँ पे आएगा
CMI, ये CMI के तो ऑर्बिटल ही तो है 5, ये जो ऑर्बिटल है वो उसके मेटल के हैं। तो जब लिगेंड आएगा तो उसके आने की वजह से दे फीलिंग ऑल रिपल्सन, सब रिपल्सन फील करेंगे, और रिपल्सन मेक्स एनर्जेटिक, ऑर्बिटल की एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, अभी जितनी है उसे थोड़ी सी बढ़ा लेंगे पहले, बिफोर व्हाट, यानी कि टूटने से पहले थोड़ी सी बढ़ेगी, पहले ये दिखाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि पहले इन सभी ऑर्बिटल को तोड़ने से पहले इनकी थोड़ी सी एनर्जी बढ़ाएंगे ऐसे करके। तो हमने 5 ऑर्बिटल की एनर्जी थोड़ी सी बढ़ा दी, यानी कि इन 5 ऑर्बिटल को फिर से यहां दिखा दिया, ये 5 ऑर्बिटल फिर से आ गए। अब क्योंकि एनर्जी सबकी जो बढ़ी है, ये वाली जो एनर्जी बढ़ के आई है, पहले ये थी ग्राउंड स्टेट और ये इनकी एक्साइटेड स्टेट है। अब इन ऑर्बिटल की जो एनर्जी जो होती है बेटा प्यारे बच्चों, इन ऑर्बिटल की एनर्जी को हम लोग बोलते हैं द बेथे सेंटर। क्या बोलते हैं बेटा ना, द बेथे सेंटर। और बेथे तो आप लोग जानते ही हैं, बेथे कौन थे, साइंटिस्ट जो थ्योरी दे रहे हैं। तो बेथे ने इनके एनर्जी लेवल को बेथे सेंटर डिसाइड कर दिया। अब हम डिसाइड करेंगे, ये मेजरमेंट स्केल है, स्केल होता है ना, जीरो कहां से स्टार्ट होगी, लाइन लिखी होती है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस 1 इंच होगी, फिर ये 2 इंच होगी, तो एक सेंटर तो मानना होता है ना, मैं वही सेंटर ये वाला, ये एनर्जी का सेंटर है, जैसे बेथे ने दिया था बेथे सेंटर बोल दिया। अब मुझे बताओ, केस जो चल रहा है वो ऑक्टाहेड्रल है, हमें क्लियर ना। अगर कॉम्प्लेक्स अगर ऑक्टाहेड्रल है प्यारे बच्चों, यहां पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि किस टाइप का होगा, ML6X पॉजिटिव टाइप का होगा। तो ये बताओ कि लिगेंड जो आएगा वो कैसे आएगा, अलोंग द एक्सिस या बिटवीन द एक्सिस, कहां से आएगा बेटा, अलोंग द एक्सिस आएगा। कैसा आएगा बेटा, अब कॉमन सेंस लगाओ बेटा कि अगर ये अलोंग द एक्सिस आता है तो किन की एनर्जी बढ़ाएगा, अलोंग द एक्सिस वाले ऑर्बिटल की या बिटवीन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल की। और ये तो आपको पता ही है कि अलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल कितने थे, कौन कौन से थे, याद है ना। तो क्या होगा कि उनके आने की वजह से, उनके अप्रोचिंग की वजह से दो ऑर्बिटल की एनर्जी बेथे सेंटर से बढ़ जाएगी, यानी कि वे चले जाएंगे ऊपर, क्योंकि एनर्जी ऊपर बढ़ रही है और नीचे कम होनी है। तो दो ऑर्बिटल का जो ग्रुप है वो पहुंच जाएगा ऊपर, तो दो ऑर्बिटल के ग्रुप को पहुंचाओ बेटा ऊपर। तो हमने यहां पे इस तरह से ये ऊपर दिखा दिया, ठीक है। और 3 ऑर्बिटल का जो सेट है वो आ जाएगा अपना नीचे। तो 2 ऑर्बिटल को हमने दिखा दिया यहां पे, ये है बेटा अपने 2 ऑर्बिटल। नाम, यू ऑल नो दैट dx² - y² dz²। ये क्यों ऊपर आए हैं, आज का डाउट तो नहीं आएगा ना, बुक में डायग्राम से पता, आपको पता है ना कि बुक में डायग्राम क्यों बनना है, ये ऊपर क्यों गए, पता है ना, क्योंकि अलोंग द एक्सिस है। लिगेंड भी कहां से आया, एंड वाइट केम्स फ्रॉम द अलोंग एक्सिस। बताओ समीर क्यों क्यों आया ये लिगेंड, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सर आपने बोला था कि लिगेंड अलोंग द एक्सिस एंटर करता है फॉर व्हाट, फॉर द अप्रोचिंग टू द CMI, CMI से जुड़ने के लिए, इलेक्ट्रॉन देने के लिए वो अलोंग द एक्सिस आता है। तो अलोंग द एक्सिस आया, जहां पे वो ऑर्बिटल मिले, 2 मिले, उन दोनों को धक्का दिया, धक्का देने की वजह से उनकी एनर्जी इंक्रीज हो गई, बढ़ गई, राइज अप हो गई। अब 3 ऑर्बिटल जो बचे हैं उनकी एनर्जी जो है बेथे सेंटर के कंपैरिजन में कम हो जाएगी, जो कि ये वाले हैं, dxy dyz dzx। क्लियर है बात सभी को। अब देखो आपके पास समझनी होगी, ये जो हुआ है, ये जो हुआ है, कम सूरज खड़े हो जाओ, देखो बेटा क्या है, हमें इसे ऐसे याद रखेंगे, डोंट लाफ बेटा। 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल हमने ऐसे मान लिया, ये 5 ऑर्बिटल हैं, दीज आर 5 ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब लिगेंड जैसे ही इनको अप्रोच करेगा, लिगेंड ने CMI को अप्रोच किया ऐसे करके, तो जैसे ही अप्रोच किया, तो जैसे ही अप्रोच करेगा तो ये ऐसे स्प्लिट हो जाएगा 2 पार्ट में ऐसे। तो ये जो है ये आपके स्प्लिटेड ऑर्बिटल है, ये और एक ये। तो एक 2 ऑर्बिटल का सेट है ये वाला, इस 2 ऑर्बिटल के सेट को हम लोग नाम देते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं बेटा EG। क्या बोलते हैं, और 3 ऑर्बिटल का जो सेट होता है इसे हम लोग बोलते हैं T2G। वैसे तो बुक वाइज कोई फुल फॉर्म नहीं है EG की और T2G की, लेकिन हम यहाँ फुल फॉर्म जानेंगे इनकी फुल फॉर्म हम यहाँ रखेंगे। EG को हम लोग बोलते हैं बेटा डाउबली बोलते हैं, डाउबली डी जनरेट, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, और इसे हम लोग बोलते हैं द ट्रिपली डी जनरेट, इन्हें कहा जाता है ट्रिपली डी जनरेट। इसका मतलब ये हो गया, ये 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनमें एनर्जी का दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और उनकी एनर्जी बराबर है, और ये 3 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फिर से हुआ था, क्योंकि इससे तो अलग ही इनकी एनर्जी, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन है और एनर्जी इन तीनों की बराबर है। बेथे ने क्या किया था कि इन दोनों के बीच का ये जो एनर्जी गैप जो दिख रहा है, ये जो एनर्जी गैप जो आपको दिख रहा है, इस एनर्जी गैप को किसी भी तरह की स्प्लिटिंग हो, मैं अभी बताऊं कितनी कितनी तरह की स्प्लिटिंग होती है,
स्प्लिटिंग चाहे कोई सी भी हो, कंपाउंड चाहे कोई सी भी हो, लिगेंड कोई सा भी हो, लिगेंड कोई भी हो, कॉम्प्लेक्स कोई भी हो, सेंट्रल मेटल कोई सी भी हो, लिगेंड कोई भी हो, सेंट्रल मेटल कोई भी हो, कॉम्प्लेक्स कोई भी हो, हमेशा इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप जो होता है, इस एनर्जी के गैप को हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग गैप बोलते हैं। स्प्लिटिंग गैप, स्प्लिटिंग होने के बाद का गैप बोलते हैं। और इस गैप की जो एनर्जी जो होती है बेटा, हमेशा 1 मानी जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं CFSE। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी CFSE होती है। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द एनर्जी गैप बिटवीन द T2G एंड EG ऑर्बिटल। T2G और EG ऑर्बिटल के बीच का एनर्जी गैप कहलाता है, CFSE कहलाता है। और CFSE की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज ऑलवेज कभी भी ध्यान रखना 1 डेल्टा होती है। कितनी होती है? चाहे स्प्लिटिंग इतना हो, चाहे स्प्लिटिंग इतना हो, चाहे स्प्लिटिंग इससे भी बड़ा हो, तो कितना भी बड़ा स्प्लिटिंग गैप आ जाए, गैप चाहे कितना भी बड़ा होगा, उसे हम हमेशा 1 डेल्टा मानेंगे। अब क्योंकि ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स का डिस्कशन हो रहा है, तो यहां लगा देंगे O, यानी कि इनके बीच का जो CFSE है वो कितना हो गया? 1 डेल्टा O हो गया, 1 डेल्टा O। अब जैसे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, वैसे ही 1 डेल्टा O एक बड़ा अमाउंट है एनर्जी पैकेट का। तो हमारे साइंटिस्ट एच बेथे ने क्या किया, इसको छोटा कर दिया। उन्होंने 1 डेल्टा में 10 DQ मान लिए, डुअर क्वांटा 10 DQ, यानी कि 1 डेल्टा बराबर होता है 10 DQ के बराबर होता है। क्वांटा पढ़ा होगा, एनर्जी पैकेट होता है, यानी कि एक डेल्टा को 10 पैकेट में बांट लो आप लोग, मतलब यहां से यहां तक के बीच का 10 गैप मान लो, 10 गैप। अब आपको जानना है कि T2G की जो एनर्जी है वो बैथे सेंटर से कितनी कम हो गई है। T2G की जो एनर्जी है वो बैथे सेंटर से कितनी कम हो गई है। कम कम तो दिख रही है ना, नीचे है ना, कम हो गई है। तो कम के लिए हम लोग यहां पे लगाएंगे माइनस। क्या लगाएंगे? टोटल ऑर्बिटल कितने थे, तो अपॉन में लिख लो यहां पे 5। ठीक है। और कितने ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ी है जिनकी वजह से हमारी कम हो गई है? 2 की बढ़ी है, तो यहां पे 2 लिख लो। यानी कि जो ऊपर 2 ऑर्बिटल दिख रहे हैं, तो नीचे 2/5, और इनकी एनर्जी बढ़ गई है तो प्लस। टोटल ऑर्बिटल कितने हमारे पास? 5। कितने से बढ़ी है? इन तीनों से बढ़ी है ना भाई। इनकी एनर्जी इन दोनों से कम हुई है, तो यहां 2 लेके आते हैं। और इनकी एनर्जी इन तीनों से ज्यादा हो गई है, तो यहां ऊपर कितना आएगा? 3 आएगा। तो यहां पे प्लस के 3/5 एनर्जी होगी, और यहां पे माइनस के 2/5। मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक का जो एनर्जी गैप है, ये वाला, ये प्लस का 3/5 है, और ये वाला जो एनर्जी गैप है वो माइनस का 2/5 है। डिवाइड करेंगे तो प्लस का 0.6 डेल्टा आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा ओ। और DQ में लेके आएंगे तो प्लस का 6 DQ आ जाएगा। और इनकी एनर्जी होगी कितनी होगी? माइनस के 0.4 डेल्टा ओ आ जाएगा, या फिर यहां पे माइनस का 4 DQ आ जाएगा। अब इनको ऐड करने की बारी आए तो ध्यान रखना है कि ऐसे मत करना सर कि प्लस का 0.6 और माइनस 0.4, ये हो जाएगा आपका प्लस का 0.2, लेकिन यहां पे आप एनर्जी गैप दिखा रहे हो 10। ऐसे नहीं, वो तो प्लस माइनस उसे लगाए कि वो डिक्रीज और इंक्रीज वाला। हम मैग्नीट्यूड देखेंगे ना, यहां से यहां तक का जो मैग्नीट्यूड है वो 4 DQ है, और यहां से यहां तक का जो मैग्नीट्यूड है वो 6 DQ है। तो 4 DQ 6 DQ 10 DQ हो गया। तो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, ये तो हमेशा ही होगा, चाहे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कोई भी हो, दुनिया का कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, या फिर जो लिगेंड अप्रोच करने के लिए आ रहा है। आपको पता है लिगेंड को हमने 2 कैटेगरी में बांटा है ऑन बिहाफ ऑफ देयर अप्रोचिंग, द SFL एंड द WFL। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक होते हैं वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, अब SFL क्या करता है, वीक फील्ड क्या करता है, वो सिखाता हूं। कम देखो, अगर अगर मान लो, ऐसे 2 हाथ करो, ऐसे इस साइड आओ। अगर मान लो कि ये यहां पे 5 ऑर्बिटल हैं, और अगर मान लो कि मैं WFL हूं, वीक फील्ड लिगेंड हूं, तो अगर वीक फील्ड लिगेंड के बारे में आप लोग क्या समझते हैं? एक ऐसा लिगेंड जिसकी अप्रोचिंग कैपेसिटी कम होती है, यानी कि वो धक्का कम देता है। तो अगर मैं WFL हूं, तो अगर मैं इसकी स्प्लिटिंग करूंगा ऐसे करके, तो स्प्लिटिंग जो होगी वो गैप कम होगा। ये है WFL। यानी कि इसे हाथों से समझेंगे कि WFL में क्या होता है, T2G और EG के बीच का ये जो एनर्जी गैप होता है, दिस इज वेरी स्मॉल, छोटा होता है, छोटा होता है, ये बहुत छोटा होता है। अब अगर मान लो कि अगर मैं SFL हूं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हूं, तो जब मैं इसे धक्का दूंगा तेजी से, तो तेज धक्का देंगे तो ये गैप इतना बड़ा हो जाएगा। तो ये स्प्लिटिंग गैप है। तो देखो, अगर SFL के केस में ये स्प्लिटिंग हुई है, इसका जो गैप है CFSE कितना है? 1 डेल्टा। और चाहे इतना हो तब भी 1 डेल्टा है, चाहे इतना हो तब भी 1 डेल्टा है। यानी कि जितना गैप आता है उसको पहले तो 1 मानते हैं, फिर उसको 10 बराबर भागों में बांटते हैं, तो ये 1 डेल्टा है। अब मेरे पास एक केस है, मान के चलो कि D4 सिस्टम है। क्या है बेटा? D4 सिस्टम। D4 सिस्टम का मतलब मुझे, मेरे 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भरने के 3 रूल तो होते ही हैं। पहला ऑफ बाहु रूल, जो कि ये कहता है इलेक्ट्रॉन को पहले वहां भरो जहां पे एनर्जी कम है। दूसरा होता है हुन रूल, यानी कि इलेक्ट्रॉन पहले अनपेड भरे जाएंगे। यही होता है ना, 2 ही ध्यान रखो इसके लिए यहाँ पे। तो जैसे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो एक यहां भरा, एक यहां भरा, एक यहां, एक यहां, इमेजिन कर लो 4 इलेक्ट्रॉन है। अब 4 इलेक्ट्रॉन
थे इनके पास, डी सिस्टम के पास, एंड आई एम द लिगेंड। लिगेंड में 2 बार आएगा ना, पहले WFL बन के आएगा फिर SFL। तो अगर जैसे कि ये सूरज जो है वो क्या है, D4 सिस्टम है, जिनके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, D4 सिस्टम, 4 इलेक्ट्रॉन यहां भरे गए, चारों पेयर्ड हैं कि अनपेयर्ड हैं? ऑल अनपेयर्ड है ना। अब मैं यहाँ पे गया, मैं लिगेंड हूं, मैंने यहाँ पे वीक फील्ड हूं, तो मैंने ऐसे धक्का दिया, तो करो स्प्लिटिंग करो जरा, स्प्लिटिंग गैप हो गया, ठीक है, स्प्लिटिंग हो गया ना, ये स्प्लिटिंग हो गया बेटा। अब आपको पता है कि 3 ऑर्बिटल हैं, DXY, DYZ, DZX, और यहाँ पे हैं DX² माइनस Y² DZ², 5 ऑर्बिटल है। इलेक्ट्रॉन कितने थे? 4 इलेक्ट्रॉन फिर से आ गए, अब इनको भरना है। तो 4 इलेक्ट्रॉनों से पहले इलेक्ट्रॉन कहां भरना चाहिए? T2G में। कहां भरना चाहिए? पका ना? क्यों भर रहे हैं? एनर्जी कम है, और इलेक्ट्रॉन पहले वहीं भर देने काम होती है। तो 4 इलेक्ट्रॉन लिए, एक इलेक्ट्रॉन पहले डाला DXY में, फिर DYZ में, फिर DZX में, तीनों अनपेड हो गए। चौथा इलेक्ट्रॉन जो बचा है कहां भरना चाहिए बताओ? T2G में भरें या EG में जाएं? T2G में भरने की व्यवस्था भी है, क्योंकि पेयरिंग कर सकता हूं भाई, एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से है यहाँ पे, तो मेरे पास ये भी पॉसिबिलिटी है कि मैं यहाँ पेयर कर लूं, और एक पॉसिबिलिटी ये है कि मैं इस गैप को जंप करके ऊपर पहुंच जाऊं और यहां भर दूं, ऊपर यहां भर दूं जाके। 2 पॉसिबिलिटीज है। अब 2 पॉसिबिलिटी में से कौन सी पॉसिबिलिटी लगेगी? तो यहां ध्यान रखना है, द पॉसिबिलिटी इज द मिनिमम एनर्जी, क्योंकि हर एक कोई ये चाहता है कि मैं कम से कम एनर्जी के साथ रहूं, क्योंकि एनर्जी कम होगी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो अब अगर मैं चौथा इलेक्ट्रॉन गया, अब चौथा इलेक्ट्रॉन में यहाँ पेयरिंग करने की कोशिश की, क्योंकि पेयरिंग करूंगा तो वहां पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन वहां मिलेगा मुझे, तो मुझे वहां पे उसको भी धक्का देना पड़ेगा, तब उसके साथ शिफ्ट करके रहना पड़ेगा, तो एनर्जी तो वहां पे भी खर्च होगी। और यहां से यहां ऊपर मैं अकेला रहना चाहता हूं, तो मुझे यहां से कूदना पड़ेगा, तो मुझे एनर्जी यहां भी खर्च होनी पड़ेगी। तो अब क्या होता है, चौथे इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी होती है जहां पे भी एनर्जी कम हो वो वाला काम करेगा। अगर पेयरिंग करना आसान है, मतलब पेयरिंग की एनर्जी कम है, तो पेयरिंग करूंगा, जंप की ज्यादा है तो जंप नहीं करूंगा, और पेयर करना डिफिकल्ट है और जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो कम है, गैप कम है, तो मैं जंप कर जाऊंगा। तो क्योंकि पता है आपको ये WFL था, अब WFL में ये गैप जो होता है वो शॉर्ट होता है, छोटा होता है, तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करने से अच्छा ये समझता है कि क्यों ना मैं अकेला देके जंप ही कर जाऊं, तो यहां भर लूं। तो D4 सिस्टम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना हुआ? T2G में कितने इलेक्ट्रॉन गए? तो T2G 3 हो गया। क्या हो गया? T2G 3, और EG कितना हो गया? तो EG में एक इलेक्ट्रॉन भरा गया, और T2G में यहां पेयरिंग क्यों नहीं हुई? क्योंकि स्प्लिटिंग गैप कम था। स्प्लिटिंग गैप, तो स्प्लिटिंग करना, जंप करना आसान है, इसको क्रॉस करना आसान है, पेयरिंग करना डिफिकल्ट है, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। तो अगर WFL होता है, WFL अगर होता है, तो WFL के केस में ध्यान रखना है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है। किससे ज्यादा होती है? CFSE से, इसलिए पेयरिंग करना डिफिकल्ट है, और स्प्लिटिंग क्रॉस करना। तो D4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना हुआ बताओ? D4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपने बताया कि सर T2G में तो हमने करे 3 इलेक्ट्रॉन, T2G 3 हो गया, और EG कितना हो गया? 1, ठीक है। आगे अब क्या करते हैं, वंस अगेन D4 सिस्टम, नाउ दिस टाइम आई एम द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड SFL, स्ट्रांगली आई विल लाइक अप्रोच टू CMI, तो क्या होगा? स्प्लिटिंग गैप काफी बड़ा होगा ना। अब वही फर्स्ट इलेक्ट्रॉन T2G इन द DXY, सेकंड इलेक्ट्रॉन DYZ, थर्ड इलेक्ट्रॉन, थर्ड तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। फोर्थ इलेक्ट्रॉन, अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, उसने देखा है कि ये जो गैप है इसको तो क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट है ना, इतना कौन जंप लगाएगा, इसके लिए बहुत नहीं चाहिए। अगर मैं इतनी एनर्जी खर्च करूंगा तो मेरी एनर्जी मतलब स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो मैं काम करता हूं, मैं पेयरिंग कर लेता हूं, तो चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं भरेगा। तो अगर मान लो कि SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग एनर्जी कैसी होती है? कम होती है। किससे कम होती है? CFSE ज्यादा होती है वहां पे। अगर CFSE अगर ज्यादा है तो यहाँ पे D4 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो कितना आ जाएगा? T2G 4 आ जाएगा, EG कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन EG जाएगा, T2 जाएगा, समझ में आ गया आप लोगों को? अगर SFL होगा तो क्या होता है? SFL में क्या होता है बताओ? पेयरिंग करना डिफिकल्ट होता है, इजी होता है, पक्का ना? क्यों? क्योंकि CFSE गैप बहुत ज्यादा होता है, और WFL में CFSE गैप कम होता है, तो पेयरिंग नहीं करते, फिर जंप करते हैं, EG में जाते हैं। समझ गए ना आप लोग? कल हम लोग इन्हीं सिस्टम्स की बात करने वाले हैं, अलग अलग D1 से लेकर D10 तक सिस्टम लेंगे, सबकी एनर्जी निकालना सीखेंगे कि एनर्जी कैसे निकालते हैं। और आज का होमवर्क ये है, यहां तक करने के बाद सेम हेडिंग आप डालोगे, स्प्लिटिंग ऑफ D ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ये डालोगे, ये यही रहेगा, ये यही रहेगा। बट आपको पता है टेट्राहेड्रल में लिगेंड कहां आता है? बिटवीन एक्सिस, बिटवीन एक्सिस 3 ऑर्बिटल होते हैं, है ना, यही तो होते हैं वाले। तो एनर्जी इस बार उस बार किसकी इंक्रीज होगी? इनकी। तो ये पहुंच जाएंगे ऊपर, वो पहुंच जाएंगे नीचे, एनर्जी जो भी है सब वो चेंज हो जाएगी, यानी कि प्लस के 2/5 ऊपर आ जाएगी और माइनस के 3/5 नीचे आ जाएगी। यहां तक कर लेना आप लोग, यहां तक करके पूरा मुझे दिखाना है। कल हम लोग यहाँ पे CFSE कैलकुलेशन करना सीखेंगे। आई थिंक आप लोग ये स्प्लिटिंग करना आप लोग सीख गए, SFL में स्प्लिटिंग कैसे होगी और WFL में कैसे होगी। WFL क्या होता है, SFL क्या होता है आप जानते ही हैं, स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री से सीखा हुआ है। पानी के लेफ्ट हैंड साइड में सारे WFL, पानी के इधर वाले राइट वाले कैसे होते हैं? SFL, ठीक है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करके आनी है। दूसरी बात, यहां तक आप पूरा लेट हैव टू फोकस बेटा,
जैसा कि सभी को पता है बेटा कि जो लास्ट क्लास जो हुई थी उसमें हमने एक इस चैप्टर का जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर है इसके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हमने डिस्कशन किया था और टॉपिक का नाम था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT, जो कि मैंने कहा था कि वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल थ्योरी फ्रॉम ऑल ऑफ थ्री, तीनों में से एक क्रिटिकल थ्योरी जो है वो ये वाली है, बट ईजी है। और एक चीज आपको बता दूं, अगर आपको लग रहा है कि चैप्टर ये टफ है, डिफिकल्ट है, मैं समझता हूँ कि सारे जितने भी आपके सारे यूनिट है ना उसमें से सबसे इजी चैप्टर कोई और है तो ये वाला है, ये ध्यान रखना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके लिए। तो आपको उसी बिहार में आप इसे सीखना है। CFT क्या थी, तो हमने सबसे पहले CFT की बात हम लोग करते हैं कि ये थ्योरी जो है कौन कौन से साइंटिस्ट ने मिलकर दी थी, क्योंकि ये भी MCQ क्वेश्चंस हैं। मैं यूं ही कोई नहीं लिखता, मैंने हमेशा आपको बोला है, पूरा साल हो गया हमेशा बोला है कि अगर मैं बोर्ड पे कुछ लिखता हूं इट मींस वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा गया है या पूछा जा सकता है। तो बाकी तो आप नोट्स बना ही लेते हो आप लोग, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी ये आप लोग इतना समझ लो कि जो PGT एग्जाम जो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होता है उसमें भी ये 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि CFT किसने दी है। तो 2 साइंटिस्ट थे हमारे पास, हेंस बेथे पहले साइंटिस्ट हैं जिनका इन शॉर्ट नाम जो होता है वो H बेथे होता है, H बेथे है ना। और दूसरे जो साइंटिस्ट थे बेटा वो JV ब्लैक के नाम से आता है या फिर वी ब्लैक भी आ जाता है, मतलब इन शॉर्ट वो जॉन ब्रुक वैन ब्लेक ना लेकर के वी ब्लेक लिख देते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इस थ्योरी के बारे में बताया था कि ये थ्योरी जो होती है बेटा इसे हम लोग सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि इसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, डू नॉट राइट प्लीज, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी कहने का रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन ये था बेटा कि ये जो थ्योरी है इसमें बहुत बड़ा रोल इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये सब कुछ उसी पर डिपेंड करता है, इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी कहा हमने। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा ऑर्बिटल्स के बारे में। डी सबसेल जो क्लास 11th में सिखाया जाता है, डी सबसेल। डी सबसेल क्या होता है, 5D ऑर्बिटल का ग्रुप, 5D ऑर्बिटल का ग्रुप जो होता है वो डी सबसेल कहलाता है। तो आप अगर आप लोग डी सबसेल सुन रहे हो या कहीं लिख रहे हो तो समझ के चलो कि डी सबसेल 5D ऑर्बिटल का ग्रुप है, और वो 5D ऑर्बिटल जो होते हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनके नाम बीइंग अ 12th स्टूडेंट आपको याद होने चाहिए। पहले डी ऑर्बिटल का नाम होता है DXY, DYZ, DZX, DX² - Y², DZ², 5D ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों का बाइफरकेशन आपको पता होना चाहिए। जैसे कि 5 ऑर्बिटल में से 3 ऑर्बिटल जो होते हैं वो होते हैं बिटवीन एक्सिस। सर हमको तो एक्सिस ही नहीं आता, एक्सिस ही बता दीजिए पहले आप लोग। तो बेटा हम लोग जब 10th क्लास पढ़ते थे तो हम लोग जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखते थे तो हम लोग इस तरह से 2 डायमेंशनल फील्ड बनाते थे, ये होता था एक्स एक्सिस और ये होता था वाई एक्सिस। अगर इनके बीच के लाइक एरिया की बात करेंगे, जैसे कि इन दोनों को मिलाने पर ये वाला एरिया, ये क्लोज एरिया बन के आता है, तो इस एरिया को बोलते हैं प्लेन। क्या बोलते हैं बच्चों, जैसे कि हम लोग जहां बैठे हुए हैं इस क्लासरूम में, अगर हम लोग इस पॉइंट को अगर देखेंगे तो इस पॉइंट से इधर वाले एज यानी किनारे पे आते हैं तो मान के चलो कि एक्स एक्सिस है, वो जो किनारा है वो वाई एक्सिस है, और ये किनारा जो जा रहा है वो जेड एक्सिस है। तो आप पता है कि ये एक्स है और वो वाई है और वो जेड है, तो मतलब ये जो प्लेन जो बनाया हुआ है ये प्लेन में कौन कौन से एक आया है, एक्स वाई होता है वाई। तो मतलब जिस प्लेन में आप बैठे हो वो एक्स वाई प्लेन है। क्या है बच्चों, प्लेन का मतलब फ्लैट एरिया, फ्लैट ना, फ्लैट एरिया प्लेन। आज ये वॉल है, ऐसे हमारे पास बोर्ड है, और ये जो बोर्ड होगा कौन सा, ये एक्स है और वो क्या जेड है, ये एक्स जेड प्लेन है, और वो सामने वाली वॉल है वो वाई जेड प्लेन। तो मतलब 3 प्लेन हो गए हमारे पास, ठीक है ना, 3 प्लेन हो गए हैं। तो यहाँ पे बिटवीन एक्सिस ऑर्बिटल का मतलब ये हो गया कि एक ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल को कैसे सपोज किया जाए, गिव मी वाटर प्लीज, वाटर बॉटल, 2 वाटर बॉटल प्लीज, एनीवन, नोबडी हैव, ओके गिव मी क्विक। तो एक्चुअली बेटा वी मास हमें जानना होगा कि हमारा डी ऑर्बिटल जो होता है वो लगभग कुछ इस तरह का होता है, ये शेप होती है उसकी। बस ये होगा कि अगर वाले थोड़ा थोड़ा पतला कर लेते हैं यहाँ पे, तो एक जो लोब है वो ऐसे निकल जाएगी, बट वो 3D होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास बलून है, बलून मैंने एयर फुल ऑफ करके रखी है, आप उसे बीच से दबा में इस तरह से रोटेट कर दूं तो 2 लोब निकलेंगे, एक ऐसे निकलेगी, एक ऐसे निकलेगी। तो ऐसा ही डी ऑर्बिटल होता है। जैसे कि बर्थडे की पार्टी में आप लोग 2 बलून मिक्स करके तार बना कर देते हैं ना, तो 1 लोब 2 लोब 3 लोब 4 ऐसे डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल ऐसे होता है। तो वो जो डी ऑर्बिटल है अगर हम इसको मिला देंगे तो ऐसे होता है, जैसे वो डबल डबल बोलते हैं। तो अगर ये डबल जो हमने यहाँ दिखाई हुई है, ये डबल एक्सिस पे ना हो मतलब प्लेन रखेंगे, प्लेन में, इस प्लेन में, और ये प्लेन है आपको पता है कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन। तो वो जो प्लेन रखेंगे तो ये एक्स प्लेन में है, इसीलिए कहा गया बिटवीन एक्सिस, एक्सिस के बीच में, बिटवीन एक्सिस के बीच में, बिटवीन एक्सिस ऑर्बिटल। तो एक्स वाई जो ऑर्बिटल होगा, सॉरी डी ऑर्बिटल जो होगा वो एक्स और वाई प्लेन के बीच में होगा। ये प्लेन है, एक्स प्लेन और वाई प्लेन उनके बीच में रखा हुआ है, मतलब कि यहाँ रखा हुआ है, ना कि वो एक्सिस पे है। उसके बाद ऐसे ही वाई जेड होगा, जेड एक्स होगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, यानी कि वो 2 एक्सिस पे होता है। एक लोब एक्सिस एक्स एक्सिस पे होगी और दूसरी वाली कहाँ होगी, वाई पे होगी। एक डी जेड स्क्वायर होता है, केवल जेड पे ही होता है बस केवल। तो हमने 5 ऑर्बिटल को 2 अलग अलग सेट में बांट दिया। बाइफरकेट जो किया है वो 2 सेट में किया है, एक बिटवीन एक्सिस, एक अलोंग द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस कीप इन माइंड कि वो एक्सिस पे है, एक्सिस पे है, और बिटवीन एक्सिस का मतलब एक्सिस पे नहीं है, एक्सिस के बीच में है। उसने कितना अच्छा एग्जांपल दिया था
कम टू स्टूडेंट, बैक आओ, जल्दी दौड़ के आओ, दौड़ के। फॉर एग्जांपल देयर आर टू ऑर्बिटल्स, फोकस ऑन मी, इधर देखो, इधर देखो। अगर ये मान लो कि दो ऑर्बिटल है और मैं जहां पे खड़ा हुआ हूं ये मेरा एक्सिस है ना। अब यहाँ मुझे अगर जाना है, इस रास्ते से जाना है जहां की पहले दो ऑर्बिटल मुझे दिख रहे हैं। मान लो कि ये एक्सिस है, जेड एक्सिस है या एक्स एक्सिस है या वाई है, क्योंकि आपको देखो थोड़ा सा क्या बेटा, इस साइड। तो अगर आप देखोगे ये वाला जो ऑर्बिटल है वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, मतलब कि एक लोब एक्स एक्सिस पे और एक वाई पे और एक जेड स्क्वायर है, ये जेड पे, तो मतलब तीनों एक्सिस भरे हुए हैं, कोई खाली नहीं है। अगर ये जो ऑर्बिटल होगा एक साथ दो एक्सिस को कवर अप कर रहा है, एक्सिस को, एक्स एक्सिस को और वाई को, और ये जेड को कर रहा है। तो अगर कोई ऑर्बिटल जैसे कि मैं अगर लिगेंड हूं, थोड़ा और पास आओ सूरज, मैं अगर लिगेंड हूं और मुझे इस रास्ते से होकर जाना है तो मुझे ना हटाना पड़ेगा, रिपेल करना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा, और धक्का देने से इनकी एनर्जी इंक्रीज होगी। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि भाई आप जिस रास्ते से होकर जाओगे, लिगेंड जिस रास्ते से होकर जाएगा और सीएमआई को अप्रोच करेगा, यानी अप्रोच करने का मतलब उसके साथ जुड़ेगा, तो उसके रास्ते में जो भी ऑर्बिटल आएगा उसे धक्का देगा, रिपेल करेगा, और रिपेल करने से इनकी एनर्जी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी, है ना। और जो ऑर्बिटल साइड से हैं, मतलब कि बिटवीन एक्सिस हैं, जैसे कि आप लोग बिटवीन एक्सिस बैठे हो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आपकी एनर्जी से इन दोनों की एनर्जी क्या हो जाएगी, रेज जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर मान लो कि मैं इनके रास्ते से ना होकर के मैं आपके रास्ते से होकर जाऊं, बिटवीन एक्सिस होकर जाऊं, चाहे मैं एक्स वाई प्लेन में होकर अप्रोच कर रहा हूं या वाई जेड प्लेन में होकर आ रहा हूं या जेड एक्स प्लेन में आ रहा हूं, मैं तो तीनों में से किसी भी एक प्लेन पे आ रहा हूं, तो मैं आप लोगों को रिपेल करूंगा, बीइंग आई एम ए लिगेंड, तो मैं आपको रिपेल करूंगा, तो आपकी एनर्जी रेज अप होगी, इनकी गोज डाउन होगी, आपकी बढ़ जाएगी, इनकी कम हो जाएगी। तो ये चीज आपको पढ़नी होगी, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे समझना है कि जो 5 ऑर्बिटल के दो सेट जो हैं, एक तो ये वाले हैं जो कि अलोंग द एक्सिस है। कीप इन माइंड अलोंग द एक्सिस का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वे ऑर्बिटल एक्सिस पे है। बिटवीन द एक्सिस का मतलब है कि एक्सिस पे ना होके प्लेन में है, ठीक है। तो उसके बाद का जो रूल बताया था वो ये बताया था, 2 रूल आपको ध्यान रखने होंगे, यूनिवर्सल रूल है ये वाले। वो रूल ये है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है, क्वेश्चन रेज हुआ सर हाउ वी विल फाइंड आउट कि ऑर्बिटल मतलब कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है टेट्राहेड्रल, बच्चों वाली बात है। अगर जो सेंट्रल मेटल एटम होती है, आईयूपीएसी कर रखे हैं आपने, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स अब तो आपने आंखों से देख लिए हैं, तो अगर डी ब्लॉक मेटल के पास लिगेंड अगर 6 लिगेंड है तो समझ जाओ कि ऑक्टाहेड्रल है। सो दैट आई एम जस्ट मेंशन ओवर हियर, अगर Ml6 है, L लिगेंड्स 6 हैं तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपलसरी होगा, है ना। और अगर लिगेंड 4 हैं तो टेट्राहेड्रल। बट इसमें एक चीज और भी होती है, दैट इज स्क्वायर प्लेनर, इसके बारे में पहले से मेंशन कर चुका हूं। दैट इज आल्सो केस हियर, वो भी एक केस होता है, बट इन 12th क्लास दिस इज नॉट इन सिलेबस, वो ग्रेजुएशन लेवल पर डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पे चीजें तो इतनी सिंपल हैं कि बस टेट्राहेड्रल Ml4 देखेगा तो टेट्राहेड्रल नहीं मान के चलेंगे उसे, और Ml6 देखेगा तो ऑक्टाहेड्रल। अब उसके बारे में ध्यान क्या रखना है, अगर Ml6 है, Ml6 तो Ml6 में ध्यान रखना है जैसे कि मेटल है ना, ये बेटा हमारी मेटल है। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो मैंने आपको जब ये दिखाए हैं 6 जो लिगेंड्स ऑक्टाहेड्रली ऑक्युपाइड होते हैं, तो ऐसे होते हैं ये वाले। तो अब आपको समझना होगा ये ऑक्टाहेड्रल है और ये है बेटा आपका टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल है। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी कि इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है तो लिगेंड पता है कहाँ होके जाएगा, लिगेंड अप्रोचेस, मतलब एक तरह से अपनी भाषा में समझो इसे, ट्रांसलेट अपनी लैंग्वेज में करो जैसे मेरे को समझ में आता है। अप्रोचेस का मतलब होके जाएगा, रास्ते से होके जाएगा, कौन से रास्ते से होके जाएगा, अलोंग द एक्सिस, यानी कि एक्सिस वाला रास्ते से होके जाएगा। अब आपको पता है कि अगर वो एक्सिस से होके जाएगा तो वहां पे उसे 2 ऑर्बिटल मिलेंगे, कौन कौन से मिलेंगे, तो लिगेंड के एक्सिस पे आने की वजह से उन दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी रेज अप हो जाएगी, बढ़ जाएगी, किससे, बाकी 3 के कंपैरिजन में, बाकी 3 कम हो जाएगी, उन दोनों की बढ़ जाएगी। बट इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस लिगेंड अप्रोचेस द सीएमआई बिटवीन एक्सिस, वो प्लेन में होके आएगा। अगर प्लेन में होके जाएगा तो प्लेन वाले जो ऑर्बिटल हैं कितने हैं, 3, dxy dyz dz, उनकी एनर्जी को रेज अप करेगा, बाकी 2 की गोज डाउन करेगा, कम कर देगा। तो एनर्जी कब ज्यादा होगी, किसकी ज्यादा होगी, ये पता पड़ गया। तो 2 ऑर्बिटल की किस केस में ज्यादा होती है, ऑक्टाहेड्रल में, कौन कौन से, dx² - y² dz²। 3 की कब ज्यादा होती है, टेट्राहेड्रल में, कौन कौन से, dxy dyz dzx। ये रूल पता रहेंगे आपको। उसके बाद आपको लिगेंड के बारे में कुछ बताया था, मैंने कहा था कि सीएफटी ये मानती है कि जब भी लिगेंड जाता है, लिगेंड जब भी जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कुछ लिख रखा है, ये लिख रखा है, ये लिख दिया हमने, ठीक है, और ये रही हमारी इरेजर, ये वाली इरेजर। अभी ये इरेजर छोटी है, तो आप मान लो जब ये जहाँ जाएगी तो इसकी सराउंडिंग इसका इरेजर फील्ड है, ये मान लो इरेजर फील्ड, इरेज करने वाला फील्ड है। तो ये जहां होके जाएगी, देखो जरा, जहां जहां होके जा रही है वहां चीजें गायब हो, देखो जहां जैसे इसका साइज है ना, साइज से ज्यादा इरेज कर रही है, देखो जरा, किया ना, यानी कि उसके सराउंडिंग का एक और इरेजर फील्ड है, जहां पे ये जो बोर्ड है वो राइटिंग के इरेजर को फील्ड, इरेजर को या इरेज करने को महसूस करेगा, रियलाइज करेगा, फील करेगा, तो वो उसका इरेजर फील्ड है। सेम तरह से आपको ध्यान रखना है
कि लिगेंड का भी अपना एक क्या होता है, फील्ड होता है। क्यों होता है? क्योंकि लिगेंड की कंडीशन ही यही है कि उनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल बना देगा उसे। चार्ज पार्टिकल है तो उसके सराउंडिंग का एक अपना फील्ड होगा। उसी फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो हमें अब समझना होगा कि हर एक लिगेंड एक अपना इलेक्ट्रिकल फील्ड रखता है, और जब भी वो जहां होकर जाता है वो रिपल्सन का धक्का देते सबको धक्का देके जाता है। तो ध्यान रखना है कि अकॉर्डिंग टू सीएफटी द लिगेंड इन द कॉम्प्लेक्स एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज, यानी कि सीएफटी के अकॉर्डिंग ये भी क्वेश्चन है। मैंने कहा ना कि एक एक चीज लाइन जो लिखी है क्वेश्चन का आंसर है। सीएफटी के अकॉर्डिंग जो लिगेंड होता है वो पॉइंट चार्ज की तरह काम करता है। तो ये पॉइंट चार्ज है। कौन है? लिगेंड। ऐसे सपोज करेंगे, इमेजिन करेंगे ये लिगेंड है। उसके बाद यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट हुआ था स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का मतलब होता है विभाजन, बांट देना। जैसे कि ये गर्ल्स हैं, ये पूरा ग्रुप है, मैं इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दूं। जैसे बायोलॉजी स्ट्रीम अलग कर दूं, मैथ स्ट्रीम अलग कर दूं, तो मैंने दोनों को स्प्लिट कर दिया। समझ गए ना आप लोग? वैसे ही यहाँ पे हमें सीखनी है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का मतलब विभाजन, दो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना। ठीक है, चाहे वो किसी भी बेसिस पे करो, चाहे वो एनर्जी की बेसिस पे करो, चाहे वो किसी की बेसिस पे करो। तो हमने यहाँ पे लिखा है स्प्लिटिंग ऑफ किसका कर रहे हैं? डी ऑर्बिटल का। लेकिन किस तरह से कर रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यानी कॉम्प्लेक्स तो ऑक्टाहेड्रल और स्प्लिटिंग करनी है। तो सभी जानते हैं कि भाई कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो उसमें CMI डी ब्लॉक की मेटल होती है, कंपलसरी है ना। अब डी ब्लॉक की मेटल है तो डी ऑर्बिटल भी होंगे। तो हमने यहाँ दिखा दिए कितने ऑर्बिटल? 5। अब जैसे ही किसी कॉम्प्लेक्स से लिगेंड जुड़ने के लिए आता है, जुड़ने के लिए आता है मतलब कि अप्रोच करने के लिए आता है, तो उसके आने की वजह से, जैसे इसका भी एग्जाम्पल बताया था, और मॉर्निंग टाइम में आपको पता है बहुत सारा कोल्ड होता है, ठंडा होता है। जैसे ही सन रेज होता है तो आपको थोड़ी सी हीटिंग फील होना शुरू हो जाती है आने पर ही, है ना। जैसे ही सन रेजिंग हुई, यू आर जस्ट फीलिंग हीट, आपको हीट का अनुभव होना शुरू हो जाता है। सेम तरह से ये 5 लिगेंड जो हैं, ये उस समय 5 ऑर्बिटल जब के हैं जब जो मेटल थी CMI वो अकेली थी, मतलब कोई भी लिगेंड उसे जोड़ने के लिए नहीं आया। अब CFT का ऐसा मानना है, H बेथे का और V ब्लैक का ऐसा मानना है कि लिगेंड जब अप्रोच करता होगा तो उसके अप्रोच करने से एक चीज तो कंपलसरी होती होगी, क्या? कि उनकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाती होगी। बढ़ जाती कब तक बढ़ेगी? जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ऑब्जेक्ट मेरे पास हो, जैसे ये कीबोर्ड ही है, ये कीबोर्ड है। अगर मैं इसे फोर्स लगाऊंगा, फोर्स, तो जब तक फोर्स था तो थोड़ा सा तो बहन करेगा, लेकिन ज्यादा फोर्स तो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो एनर्जी लगा रहे हैं इसमें, तो कितनी एनर्जी ये कर सकता है, कितनी ये ब्रेक कर सकता है, उसके बाद स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। सेम चीज ये जो ऑर्बिटल हैं, ये भी एनर्जी को पहले रेज अप करेंगे, उतनी रेज होती जाएगी जब तक होगी जब तक कि इनकी स्प्लिटिंग नहीं हो जाएगी। एक लेवल के बाद तुरंत स्प्लिटिंग हो जाती है, लाइक दैट स्प्लिटिंग। अब स्प्लिटिंग होने के बाद दो सेट बनेंगे, एक वो वाले ऑर्बिटल जो अलोंग द एक्सिस थे, एक वो वाले ऑर्बिटल जो बिटवीन एक्सिस थे। अब क्योंकि केस चल रहा है ऑक्टाहेड्रल, लिगेंड कहां से आएगा? एक्सिस से होकर जाएगा। तो एक्सिस पे जो लिगेंड होंगे उनकी एनर्जी रेज अप हो जाएगी। कौन कौन से थे? एक तो dx² - y² था, एक dz² था, तो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन बढ़ी उससे पहले एक चीज और देखनी होगी कि सर ने ये जो ऑर्बिटल थे ये वाले, इन ऑर्बिटल की एनर्जी को एक सेंटर लाइन मान लिया है, जैसे कि टग ऑफ वार के अंदर होता है, हम लोग एक सेंटर लाइन मान लेते हैं, है ना, कि उससे कितनी तुम आगे ले गए, कितनी कम रह गई, तो उस एनर्जी के लेवल को बेथे सेंटर बोलते हैं। क्योंकि बेथे ने डिसाइड किया था, दिस इज द बेथे सेंटर। बेथे ने कहा था कि भैया ये काम करो कि स्प्लिटिंग होने से पहले ऑर्बिटल की जो भी एनर्जी होती है उस एनर्जी के लेवल को आप लोग बेथे सेंटर मान लो। फिर हो गई स्प्लिटिंग हो गई, और सबको पता है कि किन ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ने वाली है, किनकी बढ़ने वाली है? जो अलोंग द एक्सिस हैं। सभी ध्यान दीजिए बेटा, अलोंग द एक्सिस जो ऑर्बिटल हैं, दो हैं, कौन कौन से हैं? तो उनकी एनर्जी को बढ़ा दिया, लिख दिया ना। बाकी 3 की कम हो जाएगी, बेथ सेंटर तो 3 को कम कर दिया। तो ऊपर कौन गया, नीचे कौन गया, आपको पता है ना। अब 2 ऊपर रहते हैं, 3 नीचे रहते हैं। ये इमेज आपको हमेशा के लिए फिटेड होनी चाहिए इन माइंड, क्योंकि हमेशा अगर आप लोग दवाई करके बनाओगे तो चीजें नहीं हो पाएंगी, टाइम कंज्यूम होगा। तो टाइम कंज्यूमेबल ना बने चीज को, उसको आपको याद करना होगा। क्या करना होगा पलक, बताओ बेटा। 2 ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी रेज अप होती है, 3 ऑर्बिटल की एनर्जी गोज डाउन होती है, ठीक है। अब एनर्जी जो गोज अप, रेज अप या गोज डाउन जो हुई है, वो कहां से मेजरमेंट किया? बेथ सेंटर से। कितनी बढ़ी? तो शॉर्ट ट्रिक याद करने की, इनकी बढ़ी है कितने ऑर्बिटल से? 3 से, तो 3 अपॉन टोटल 5 है। और इनकी कम हुई है मतलब माइनस कितने से? 2 से, तो माइनस 2.5। माइनस सिंबल डिक्रीज, प्लस सिंबल, ठीक है। टोटल नीचे 5, टोटल 5 ऑर्बिटल थे। अब 5 का अच्छा एक चीज और आपको जाननी होगी यहाँ पे, मैं वैसे बात बता चुका हूँ आपको, ये फिर से आप लोग जान लीजिए बेटा। और वो क्या है, आपको यहाँ जानना होगा कि जब भी स्प्लिटिंग हो, देखो हर एक लिगेंड जब स्प्लिटिंग करेगा डी ऑर्बिटल की तो अलग अलग लेवल से करेगा। कोई इतनी स्प्लिटिंग करेगा, कोई इतनी करेगा, कोई इतनी करेगा, कोई इतनी करेगा। लेकिन हर बार आपको यही चीज माननी है कि उनके बीच का जो गैप होगा ना, हमेशा 1 मानेंगे, हम हमेशा 1। यानी कि इनके बीच का ये जो गैप है, ये वाला, ये जो गैप है ना, जैसे कि मान लो कि ये हमारा Eg का एनर्जी लेवल है और ये T2G का एनर्जी लेवल है, और इनके बीच का ये जो लेवल होगा,
एनर्जी गैप जो होगा इसे हमेशा हम लोग क्या मानेंगे, 1 डेल्टा मानेंगे। कितना मानेंगे? अब क्योंकि ऑक्टाहेड्रल है तो क्या मानेंगे, वो मानेंगे। तो इस एनर्जी गैप को, ये जो एनर्जी का गैप है, इस एनर्जी गैप को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल CFSE बोलते हैं। हमेशा 1 डेल्टा होता है। अब अगर मान लो कि एनर्जी के छोटे यूनिट हैं तो बड़े से कैसे मापा जाएगा उसे? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मुझे डिस्टेंस सेंटीमीटर मेजर करनी है और मेरे पास स्केल है बड़ा वाला, तो कैसे मेजर होगी? मुझे छोटा स्केल चाहिए, इसमें छोटे यूनिट्स बने हो। तो ऐसे ही यहाँ पे जो एनर्जी गैप है पूरा तो 1 डेल्टा मान लेते हो आप सर, तो छोटे से भी कुछ ले लो। तो 1 डेल्टा का छोटा यूनिट के लिए DQ, यानी कि पूरे एनर्जी गैप को या 1 डेल्टा मान लो या 10 DQ मान लो। तो अगर 5 का डिवाइड 3 में करते हैं 0.6 रेज अप गोज डाउन, रेज अप किसकी? EG। तो हर एक EG, देखो EG के अभी तो ऑर्बिटल है, अगर इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल इस मार्कर की कॉस्ट 200 रुपीज है, इफ यू विल परचेज दिस मार्कर देन यू हैव टू पे 200 रुपीज, यानी कि इस एक ऑर्बिटल की जो कॉस्ट है वो 0.6 है डेल्टा। अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन भरोगे तो आपको उतनी एनर्जी चाहिए होगी। समझ रहे हो आप लोग? यानी कि यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे सब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी? प्लस के 0.6 डेल्टा रहेगी। और नीचे वाले जितने ऑर्बिटल हैं उसमें इलेक्ट्रॉन भरोगे तो एनर्जी कितनी होगी? माइनस के 0.4। टोटल गैप कितना है? 1 डेल्टा है। इन ऑर्बिटल के दो को क्या बोलते हैं? EG। EG की फुल फॉर्म डाउबली डीजनरेट, डाउबली यानी कि 2 बार, डीजनरेट यानी कि डी का मतलब दोबारा से, जनरेट यानी कि उत्पन्न होना, दोबारा से 2 नए ऑर्बिटल बने जिनकी एनर्जी सेम थी, यानी क्या कहा? डाउबली डीजनरेट। पहली या ट्रिपली डीजनरेट यानी कि 3 ऑर्बिटल फिर से नए बने जिनकी एनर्जी सेम थी, वो ट्रिपली डीजनरेट है। इन्हें T2G कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? EG। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा कि जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन भरा, अब उस इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो उस इलेक्ट्रॉन की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालते हैं कैसे? पूरा गैप तो पता है 1 डेल्टा है, पूरा गैप तो 1 डेल्टा है, लेकिन CFSE कैसे निकालते हैं वो सीखना होगा। तो अब आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ जिससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी हम लोग टेबल बनाएंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी हम लोगों को, वो क्या है देखो जरा। हम लोग यहाँ पे निकालेंगे फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, फॉर ऑक्टाहेड्रल, फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स CFSE निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा। क्या फॉर्मूला होता है पता है? देखो जरा। सबसे पहले हम लेते हैं कि T2G में आपने कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स दिया है उस कॉम्प्लेक्स के लिए लाइक T2G में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो उसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे n T2G। n T2G का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइड इन T2G। T2G में आपने कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं भर के दिखाएंगे आपको भी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन T2G एंड एज यू नो दैट T2G की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है? माइनस के 0.4। तो यहाँ पे n T2G इनटू माइनस 0.4, ठीक है। और प्लस अब यहाँ पे लिखेंगे NEG, EG में कितने इलेक्ट्रॉन भरे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, किसका करेंगे? माइनस के 0.6 और माइनस के 0.4 और प्लस का हो जाएगा हमारे पास 0.6। और यहाँ पे प्लस करके एक एनर्जी और आती है जिसे हम लोग बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? और इसका जो यूनिट आएगा यहाँ पे वो डेल्टा O आएगा। सर ये फॉर्मूला तो चलो एक बार को मान भी ले, लेकिन कैसे निकलेगा वो करके दिखाइए, वो हम करेंगे अभी, ठीक है। तो बिल्कुल ये करेंगे बेटा। पहले फॉर्मूला ध्यान रखो बेटा, फॉर्मूला यहाँ पे क्या है इस फॉर्मूले को बस ध्यान से समझ लो अच्छे से। फॉर्मूला है बेटा CFSE निकालने का, किस केस में? ऑक्टेल कॉम्प्लेक्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है n T2G माइनस 0.4 डेल्टा, ठीक है, या फिर माइनस 0.4 और प्लस का NEG और इनटू में कितना आएगा? प्लस 0.6, ठीक है, और प्लस पेयरिंग एनर्जी क्या होता है अभी डील कर ही रहे हम लोग। और फाइनल जो आंसर आएगा वो डेल्टा O में लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद ये सब कुछ समझने के लिए आपको बनानी होगी एक टेबल। अब अपना पेज ले लीजिए, जिसे पेज निकालो जल्दी से, निकाला पेज। इस पेज में बेटा सबसे पहले यहाँ पे ऊपर आप लिख लीजिए, यहाँ पे फॉर पेज को ना लैंडस्केप लिखो, लैंडस्केप कॉपी लैंडस्केप को खाली होना चाहिए पूरा पेज, क्योंकि पूरे पेज में आ पाएगा। हाँ फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है बेटा। इतना लिखने के बाद यहाँ पे इस तरह से एक लाइन कर लीजिए बेटा, ये वाली लाइन कर ली बेटा, ठीक है ना, कर लिया ना। अब इतना लाइन करने के बाद एक लाइन लेकर के इस पूरे पेज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, कर दिया, ठीक है ना। अब इस साइड में यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पे इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे लिखना है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में यहाँ पे लिखोगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और इन द ब्रैकेट में लिखोगे स्प्लिटिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, और यहाँ पे लिखोगे
वीक फील्ड लिगैंड यानी कि WFL, और यहां पे लिखोगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और ब्रैकेट में लिखोगे स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। फिर इस लाइन को यहां इस तरह से बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड वाला पार्ट है इसको फिर से 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले एक पार्ट ये आएगा, पहला पार्ट छोटा आएगा बेटा, दूसरा पार्ट बड़ा होना चाहिए, ये थर्ड पार्ट हो जाएगा, और ये फोर्थ पार्ट हो जाएगा। सेम यहां करना है, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, और ये थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। इतना करने के बाद यहां पे पहले वाले कॉलम में यहां पे लिखेंगे डी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, डी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। दूसरे वाले में लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगले वाले में लिखोगे स्पिन वैल्यू, स्पिन वैल्यू। अगले वाले में लिखोगे CFSE। सेम चीज रिपीट कर दोगे यहां पे भी, डी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, डी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और उसके बाद यहां लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और यहां पे लिखोगे स्पिन वैल्यू, स्पिन वैल्यू, और यहां पे लिखोगे CFSE। इतना करने के बाद इसे फिर से बंद कर लोगे, फिर से बेटा इसे बंद करोगे। कर लिया सभी ने? ये टेल बन गई सभी की? बताओ जिसे, जल्दी बताओ। जल्दी करो बेटा। कर लिया बच्चों? जल्दी करो। डन एवरीवन? कैन वी गो फॉर इट? ठीक है, लेट हैव टू फोकस। राइटिंग करनी है लेकिन स्टार्टिंग में करूंगा, ठीक है? पहले फोकस मेरी तरफ करो बेटा, सारे से ध्यान दीजिए। ये 4 कॉलम भरने बेटा, 1 2 3 4 कॉलम आपके पास है ना, लेकिन फिलिंग कैसे करनी है वो देखो जरा। सारे बच्चे यहां देखो जरा। एक क्या कर लेते हैं, रफली एक डायग्राम बना लेते हैं अपनी स्प्लिटिंग का, ऑक्टेट स्प्लिटिंग का। आपको तो इमेज याद ही है ऑक्टेट वाली। सर आप ना आपने बताया था कि सबसे पहले इस तरह से 5 ऑर्बिटल होते हैं ये वाले, ठीक है ना? और स्प्लिटिंग के बाद का केस हमें बताइए। स्प्लिटिंग के बाद ऊपर होता है सर अपना EG और नीचे होता है T2G। बात क्लियर है सभी को? यही है ना स्प्लिटिंग? ठीक है, अब देखो जरा चीजें करनी कैसे। अब देखो बेटा लिसन, मान के चलो कि मेरे पास D1 सिस्टम है। D1 सिस्टम मतलब कि कोई भी कॉम्प्लेक्स दे रखा था, उस कॉम्प्लेक्स को मैंने एनालिसिस किया और पता ये किया कि उसमें डी ब्लॉक मेटल के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, डी सबसेट में एक इलेक्ट्रॉन भरा गया है, तो वो D1 सिस्टम बन जाएगा। अब डी सबसेट में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन हम यहां भरेंगे ना, यही भरेंगे ना, भर गया ना? पेयर है कि अनपेयर है बताओ? अनपेयर्ड है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन भरा है ये कब का भरा है? बिफोर स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग होने से पहले की चीज है, ठीक है ना? ये जो एक इलेक्ट्रॉन भरा है ये स्प्लिटिंग से पहले का है, जब स्प्लिटिंग नहीं हुई तब का है, लेकिन हमें तो स्प्लिटिंग के बाद का भरना है, क्योंकि लिगेंड अप्रोच करेगा, एनर्जी बढ़ाएगा, स्प्लिटिंग होगी, कंफर्म है। ऑक्टाइडल में स्प्लिटिंग तो होगी, स्प्लिटिंग हो चुकी है। अब क्या होगा कि अब मुझे इलेक्ट्रॉन भरना है फिर से स्प्लिटिंग के बाद। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन भरने के 2 रूल होते हैं, वैसे तो 3 रूल होते हैं लेकिन मेन 2 होते हैं। कैसा? पहला है आफ बाहु रूल। आफ बाहु रूल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले वहां भरा जाएगा जिसकी एनर्जी कम है। तो मेरे पास कितने भी इलेक्ट्रॉन क्यों ना हो, मैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां भरूंगा? T2G में भरूंगा, T2G के ऑर्बिटल में भरूंगा, क्योंकि उनकी एनर्जी दिख रही है सर नीचे है, कम है। भाई एनर्जी ऐसे ही तो बढ़ रही है, एनर्जी ऐसे तो बढ़ रही है बेटा, तो ऊपर एनर्जी बढ़ रही है मतलब T2G की एनर्जी कम होती है, G की ज्यादा होती है। देखते रहना सभी स्टूडेंट, ठीक है? तो अब इस एक इलेक्ट्रॉन को आफ्टर द स्प्लिटिंग अगर मुझे फिल करना है तो मैं कहां भरूंगा? पहले T2G में। और दूसरा रूल ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जब तक पेयर नहीं होंगे, जब तक कि सारे ऑर्बिटल में आप एक एक अनपेयर ना भर दो, यानी कि पेयरिंग होने से पहले कंफर्म हो जाना चाहिए कि सारे ऑर्बिटल जितने भी थे सारे के सारे कैसे हो गए? अनपेयर्ड भर चुके हैं, उसके बाद पेयरिंग करोगे। तो अब मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, अब एक इलेक्ट्रॉन है तो अब मैं उसे कहां भरूं? T2G के EG? ऑब्वियस T2G, तो यहां भर दिया, एक ही इलेक्ट्रॉन था भर गया। तो D1 सिस्टम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आया, कितना आया? सर हमने T2G में कितने इलेक्ट्रॉन भरे? एक, तो T2G1 हो गया। और EG में कितने इलेक्ट्रॉन भरे? तो ये तो हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
T2G1 Eg0, T2G1 Eg0। रुके जरा, पूरा देखो जरा। अगला कॉलम किसका है? स्पिन वैल्यू का। बचपन में ही सीख लिया था कि ऑर्बिटल में अगर एक क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए वैल्यू कितनी होती है? या फिर प्लस के 0.5, है ना। और अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज तो वैल्यू कितनी होती है? -12, यानी कि माइनस के 0.5, यही है ना। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैसा है? +12 है। तो स्पिन वैल्यू जो आएगी अगले कॉलम में कितनी आ जाएगी? प्लस के 0.5। ठीक है, अब क्या निकालना? CFSE निकालना है। CFSE का फॉर्मूला हम जानते हैं सर, CFSE का। तो CFSE का फॉर्मूला सर आपने अभी लिखवाया था, फॉर्मूला होता है NT2G माइनस और प्लस NEG और प्लस का 0.6 प्लस पेयरिंग एनर्जी, फाइनल यूनिट डेल्टा O, यही होती है ना। तो ये बताओ T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 1 है ना। तो T2 एंड T2G कितना आएगा? 1 आएगा। 1 इंटू माइनस 0.4, ठीक है ना। NEG में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0 का इंटू इसमें करेंगे तो क्या कोई पेयर बिफोर आफ्टर कोई पेयर है? नो पेयर, तो पेयरिंग एनर्जी। तो अल्टीमेट जो वैल्यू बची वो कितनी बची? -0.4। तो यानी कि तीसरे कॉलम में जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 0.4 डेल्टा O। बताओ समझ में आया नहीं आया? D1 फिर कॉन्फिगरेशन T2G1 Eg0, स्पिन वैल्यू प्लस 0.5, CFSE माइनस 0.4 डेल्टा O। ठीक है, फिलअप कर लीजिए, जल्दी भरो। D1 के लिए भरो। D1 को लिखो जैसे तुषार, लिखो, रुकना नहीं है। D1 कॉन्फिगरेशन T2G1 Eg0, स्पिन वैल्यू प्लस 0.5 और CFSE निकल के आया माइनस के 0.4 डेल्टा। ठीक है ना, हो गया ना। अब आ जाओ D2 के लिए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? बताओ बताओ अभी से कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है ना। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहीं भरेंगे नहीं बेटा? यहीं भरेंगे ना। ये कहाँ है? बिफोर स्प्लिटिंग है। कहाँ पे है? स्प्लिटिंग से पहले हैं। कहाँ पे हैं? स्प्लिटिंग से पहले। क्या कोई पेयर इलेक्ट्रॉन है? बताओ, पेयर है? नहीं है ना। अब भरेंगे आगे, आफ्टर स्प्लिटिंग भरेंगे। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा ऊपर, जाएगा Eg जाएगा या T2G जाएगा? ऑब्वियस सर, क्योंकि हुंड रूल, अब रूल कहता है ना, पहले भरेंगे लोअर ऑर्बिटल भरेंगे जिसकी एनर्जी कम हो। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेंगे यहाँ पे। कॉन्फिगरेशन क्या बनेगा? T2G2 Eg0, बनाओ, लिखो कॉन्फिगरेशन। T2G2 Eg0, T2G2 Eg0, स्पिन वैल्यू कितनी आएगी? कितनी आएगी? 1। कितनी आ जाएगी? 1.0। भाई इसका प्लस हाफ, इसका प्लस हाफ, 1 हो गया। ठीक है ना, कितना आया? 1.0। CFSE कितना का बताओ जरा? -0.8, क्योंकि 2 इंटू -0.4 माइनस के 0.8, -0.8 डेल्टा हो गया ना। अब D3 तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। ये कौन सा केस है बताओ बेटा? बिफोर स्प्लिटिंग या आफ्टर स्प्लिटिंग? ठीक है, आफ्टर स्प्लिटिंग इलेक्ट्रॉन विल एंटर्स इन Eg और T2G। T2G इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, यहाँ आ गया। तो कॉन्फिगरेशन क्या बनेगा बताओ? हाँ लिखो लिखो, बोल से लिखते भी जाओ। हो गया ना। T2G 3 हो गया, Eg कितना हो गया? अब बताओ स्पिन वैल्यू कितनी आएगी? प्लस 1.5। हाँ ठीक है, CFSE कितनी आएगी? -1.2, -1.2 तो आएगी। 3 4 12 माइनस के 1.2 डेल्टा O। पेयरिंग एनर्जी आई है क्या? नहीं सर। अब देखो D4 देखो बेटा, D4 आ गया, फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। तो बिफोर स्प्लिटिंग क्या कोई पेयर है हमारे पास इलेक्ट्रॉन? नहीं। अब बताओ फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ भरें? T2G की Eg भरेंगे, क्योंकि अब इसके पीछे की रीजन जान जरा। रीजन क्या है देखो जरा, सब ध्यान दें जरा, एवरीवन हैव टू फोकस हियर। फोर्थ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है कि वो Eg जाएगा या T2G जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि भाई हमें एनर्जी जो है कम से कम ही रखनी होती है, कम से कम एनर्जी रखते हैं हम लोग, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे कि इनमें से कहां पे एनर्जी कम है। ये ना, मंडी जाते हैं शाम को, 2 रेडी हैं, अगर सेम वेजिटेबल लेनी है जिसपे प्राइस कम होगा उसको लेते हैं हम लोग, एम आई राइट। सेम चीज हम लोग उस ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेंगे जिसकी एनर्जी कम हो। अगर मान लो कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन को मैंने यहां डाला, देखना बस केवल, अगर यहां डालोगे फोर्थ इलेक्ट्रॉन तो आपको इस इलेक्ट्रॉन से धक्का मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? जिसे बोलते हैं उस धक्के को बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और अगर आपको फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर भरना है जाकर के, तो आपको इतनी लंबी जंप लगानी पड़ेगी, यहां से यहां कूदना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। उसे बोलते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो 2 एनर्जी है, एक पेयरिंग करने के लिए इसे धक्का देना पड़ेगा तो पेयरिंग एनर्जी, और ऊपर जाना है अकेले लेना है आपको तो जंप करना पड़ेगा तो स्प्लिटिंग एनर्जी। हम लोग कहां रहेंगे? फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा? जहां एनर्जी कम होगी। अब क्या होता है कि आपको पता है कि आप जो केस डील कर रहे हो वो SFL वाला है। कौन सा वाला है? SFL में सर ने लिखा था कि स्प्लिटिंग एनर्जी जो है ज्यादा होती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब स्प्लिटिंग करता है बहुत तेजी से करता है, तो स्प्लिटिंग एनर्जी गैप ये आता है, ये वाला, ये स्प्लिटिंग एनर्जी गैप है भाई। अब इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ऊपर जाने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए वहां पे,
तो क्या करेगा, ऊपर जाने क्या ही फायदा, नीचे जा लेते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं। पेयरिंग करना आसान है, एनर्जी कम खर्च होगी, ऊपर ज्यादा, अगर एनर्जी ज्यादा खर्च करी तो क्या होगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, है ना भाई। हम पैसे ज्यादा खर्च करेंगे तो स्टेबिलिटी कम होगी नहीं होगी हमारी, तो हम लोग कम ही एनर्जी रखना चाहते हैं हम लोग। तो सेम चीज ये है इस वाले केस में, यहाँ पे क्या होगा, हम लोग जो इलेक्ट्रॉन जो भरेंगे वो ईजी में भरेंगे या T2G भरेंगे। रीजन बिहाइंड दिस, स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, पेयरिंग कम है। पहली बात किस केस में, SFL में। बोर्ड्स जब लिखे जाएंगे तो ऐसे लिखे जाते हैं, जब मैं बोर्ड्स लिखूंगा अपना तो मैं ये लिखूंगा सबसे पहले SFL LSE, इसके बारे में बात करी नहीं है, मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि इसकी वजह सबसे लास्ट में जान पाएंगे हम लोग। SFL होगा, स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती है, पेयरिंग कम होती है। पेयरिंग करना कैसा होता है, आसान होता है। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन को कहां भरा जाएगा, T2G में। EG में नहीं गया, रीजन पता है इसकी वजह, क्योंकि एनर्जी गैप काफी बड़ा है, आपको एनर्जी बहुत ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी। अगर आपने ऐसे करने की कोशिश की तो आपकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और हर एक एलिमेंट कॉम्प्लेक्स सब कुछ यही चाहता है कि हमारी स्टेबिलिटी बढ़ी है। तो हम लोग क्या कर देंगे, फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां भरेंगे, यहाँ पे, ठीक है ना। फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया ना, तो कॉन्फिगरेशन कितना आएगा, T2G कितना आएगा, EG कितना आएगा, लिखो जरा, T2G 4 EG लिखो। हाँ बेटा, हाँ तो कम से कम खर्च करें ना, ये कम से कम। आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरने ही हैं, तो इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरेंगे कि एनर्जी कम से कम खर्च हो, मतलब कि एनर्जी जो हम लोग खर्च कर रहे हैं कम से कम ही रहे, है ना। यानी कि एनर्जी को ऐसे अरेंज करना है कि एनर्जी कम आए। जैसे हम CFSE देखोगे, अभी आप देखोगे CFSE कम से कम निकलनी चाहिए, आपको ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं करनी है। खर्च करने का मतलब उनके पास पहले से नहीं है, उनके पास वो बाहर से ले रहे हैं एनर्जी। खर्च करने का मतलब ये नहीं है कि जैसे हमारे पैसे पहले से होते हैं हमारे पास, ऐसा नहीं है, ये एनर्जी बाहर से लेंगे तभी खर्च करेंगे ये। कॉन्फिगरेशन क्या है जरा बताओ, स्पिन वैल्यू कितनी आई, +1 आई ना, +हाफ, ठीक है, लिख लिया ना, लिख लिया। CFSE कितना का बताओ जरा, चारों इलेक्ट्रॉन T2G में ही है, तो 4 × -0.4 माइनस का 1.6 डेल्टा ओ। नहीं अभी देखो पेयरिंग देखो जरा, इधर कितने पेयर थे, एक भी पेयर नहीं था, इधर कितने पेयर हैं, एक, तो एक पेयर भी करना पड़ा, उसके लिए भी एनर्जी लगी। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, माइनस के 1.6 और +1 1 पेयरिंग एनर्जी, और यहाँ पे क्या लिखोगे, डेल्टा ओ, ठीक है ना। हाँ बेटा, अरे कौन से मल्टीप्लाई कर रहे हो तुम, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है ना, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 4 का इंटू जब इसमें करोगे, हाँ तो -1 से वही तो लिखी है मैंने, तो आप -0.4 क्यों कर रहे हो, तो गलत बोला ना आपने, ये पेयरिंग एनर्जी है, ये इसमें ऐड होने वाली नहीं है, ये एनर्जी अलग है, ये अलग है, ये CFSE है, ये पेयरिंग एनर्जी है। हाँ ये 1 PE लिखना पड़ेगा आपको, 1 PE ऑप्शन में मिलेगा आपको, ये 1 नंबर नहीं है, 1 PE है, यानी कि एक पेयरिंग एनर्जी अलग से एनर्जी है, ये वाली अलग एनर्जी है, और ये एनर्जी अलग है, 1.6 अलग है। तो आप पूरा लिखेंगे बेटा, इसी तो ब्रैकेट लिखा है, डेल्टा वो बाद में, यानी कि माइनस के 1.6 और +1 पेयरिंग एनर्जी डेल्टा हो, ये आ गया। आप करते हैं भाई D5 के लिए, D5 जल्दी करो बेटा, जल्दी से D5 करो जरा, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, जल्दी करो, आ गया ना, बताओ कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, कहाँ जाएगा बताओ, ठीक है यहाँ आ गया। कॉन्फिगरेशन कितना बना, T2G 5 EG 0 लिख लिया ना, और बताओ स्पिन वैल्यू कितनी आई, 0.5 लिखो, 0.5 लिख लिया ना। अब लिखो CFSE कितना आएगा, माइनस के 2.0 और प्लस पेयरिंग एनर्जी कितनी आएगी, 2 +2 PE आ जाएगा, लिख लिया ना, जल्दी करो, लिख लिया। आगे D6 6 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन ये आ गया बेटा, ठीक है ना। और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, T2G की EG करेगा, T2G। अब देखो जरा बेटा, तो कॉन्फिगरेशन कितना बना, T2G 6 EG 0 हो गया ना, लिखो जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, तो काउ में जल्दी लिखो, T2G 6 लिखो, EG 0 लिखो, हो गया। स्पिन वैल्यू कितनी है बताओ, 0 आएगी स्पिन वैल्यू, हाँ। CFSE कितनी आएगी, माइनस का 2.4 +3 नहीं 2 PE, क्योंकि एक पेयर तो आपके पास पहले ही था, आपने कितने नए पेयर बनाए हैं, 2 ही नहीं बनाए हैं, क्योंकि एक तो पहले से था आपके पास, एक ही नहीं बनाया, तो 2 PE आएगा, +2 PE, ठीक है, कर लिया ना। आगे करो D7 के लिए, हाँ बेटा, हाँ ये समझ में नहीं आया बेटे, एनर्जी खर्च करनी है आपको, ठीक है मतलब आपको 3 मार्कर लेके आने थे, एक मार्कर आपके पास पहले से था, 2 ही मार्कर पैसे तो खर्च होंगे, आ गया भाई। एक पेयर तो आपके पास पहले से था, आपने टोटल पेयर कितने बनाए, 3 बनाए ना, हाँ टोटल 3 बनाए ना, पहले से आपके पास एक पेयर था, तो नए पेयर कितने बने, 2 बने, तो 2 पेयर एनर्जी खर्च करोगे आप लोग, +2 PE लिखोगे वहां पर, ठीक है ना। D7 में आ जाओ बेटा, D7 में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, 7 इलेक्ट्रॉन,
यहाँ कहाँ भरेंगे, नीचे क्यों नहीं भर रहे, पहले तो नीचे भरना चाहिए ना। अब सब तो पूरा भर गया वो तो, आप भरेंगे नहीं है ना, तो मजबूरन कहाँ जाना पड़ेगा, अब तो ऊपर जाना पड़ेगा। मंडी में सस्ते वाले आलू खत्म हो गए, अब तो खरीदने ही पड़ेंगे महंगे वाले, समझ रहे हो। पहले चॉइस थी भरने की, अब है ही नहीं चॉइस, तो ऊपर क्या भरेगा। तो कॉन्फिडेंस कितना आएगा बताओ जरा, लिखो, लिखते जाओ, बोलने से लिख लो पहले। T2G कितना हो गया 6, EG कितना हो गया, स्पिन वैल्यू कितना आया बताओ, प्लस का 0.5 हो गया। और अब बताओ मेरे को CFSE कितनी निकल के आ रही है, देखो 6 इलेक्ट्रॉन तक का तो याद है, माइनस का 2.4 आता है ना, और 1 इलेक्ट्रॉन यहां भरोगे तो प्लस 0.6 यहां से आ जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 1.8 बचेगा, है ना, ये तो बचेगा भाई, माइनस का 2.4 और प्लस का 0.6 कितना बचा, ये तो बचा ना। सोच क्यों रहे हो, तो डेसिमल वैल्यू कैलकुलेशन कर लो भाई। माइनस का 2.4 और प्लस का 0.6 कितना बचेगा बिटुआ। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन T2G बताओ बेटा, 6 है ना, तो 6 इंटू माइनस का 0.4 कितना हुआ, माइनस का 2.4, और 1 इलेक्ट्रॉन है NEG में, तो वहां पे प्लस का 0.6 सॉल्व करेंगे, एक माइनस का 2.4 है प्लस का 0.6 है, कितना बचेगा। अब बताओ पेयरिंग एनर्जी कितनी आएगी बताओ, 1 आएगी, क्योंकि 2 पेयर पहले से थे, 3 है, एक ही एक्स्ट्रा बना, तो 1 पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, D8 आ जाओ बेटा, D8 आ गई, अगला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा बेटा बताओ, जैसे EG जाएगा ना, कॉन्फिगरेशन कितना आएगा बताओ, T2G कितना आएगा 6, EG कितना आएगा 2 आएगा, आ गया ना। स्पिन वैल्यू कितनी आएगी, प्लस के 1 लिखते जाओ, जिसे प्लस के 1.0 आ गई। CFSE कितनी आएगी बताओ, प्लस के 1.2, माइनस के 1.2, और पेयरिंग एनर्जी कितनी आएगी, पेयरिंग तो लिखेंगे ही नहीं यहाँ पे, पेयरिंग लिखेंगे नहीं यहाँ पे, क्योंकि इधर भी इतने इधर भी इतने, 3 पेयर यहाँ 3 पेयर यहाँ, है ना, तो पेयरिंग नहीं आने वाली है, क्लियर है ना। आगे D9 लिखो बेटा, D9, तो 9th इलेक्ट्रॉन यहाँ गया बेटा, T2G कितना आया 6, EG कितना आया 3, ठीक है, स्पिन वैल्यू कितनी आ गई, प्लस के 0.5, ठीक है, और CFSE कितना निकल गया, कितना निकला, माइनस के 0.6, कितना निकला, माइनस 0.6 डेल्टा, पेयरिंग तो आएगी नहीं, ठीक है, और डेल्टा वो बस केवल। अब D10 क्या आता है बेटा, D10 आ गया, D10 हो गया ना बेटा, 10वां इलेक्ट्रॉन ये रहा बेटा, और 10वां इलेक्ट्रॉन ये रहा, कितना हो गया, T2G कितना आया, EG कितना आया 4, और स्पिन वैल्यू कितनी आएगी 0, और CFSE कितनी आएगी 0, है ना, हो गया ना। अब देखो जरा, ये टेबल सबकी बन गई पूरी, सेम चीज आपको बनानी है यहां पे, इधर करनी है, बस यहां पे क्या ध्यान रखना होगा, तीसरे इलेक्ट्रॉन 3 तक तो कॉपी चलेगा, जो वहां था वो यहां रहेगा, लेकिन वीक फील्ड है बेटा, कैसा है, तो वीक फील्ड लिगेंड में स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है, गैप छोटा होता है, तो आप पेयर करने की बजाय पहले ऊपर जाना पसंद करते हो, है ना। तो 4th इलेक्ट्रॉन वहां जो भरा जाएगा, 4th इलेक्ट्रॉन, अगर मैं एक वर्बल तरीके से लिखना चाहूं जल्दी से, इधर देखो स्टूडेंट्स, D1 एक इलेक्ट्रॉन नीचे, T2G, मतलब मेरा ये T2G है, EG है, तो D1 1, D2 1 1, D3 1 2 3, D4 1 2 3 4 ऊपर, क्योंकि गैप कम है जल्दी से हो जाएगा, D5 1 2 3 4 5, ठीक है ना, D6 1 2 3 4 5 6, D7 1 2 3 4 5 6 7, D8 1 2 3 4 5 6 7 8, D9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, D10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी के यहाँ पर आपको स्पिन वैल्यू, CFSE और कॉन्फ़िगरेशन निकाल लोगे क्या आप लोग, पक्का निकल जाएगा ना। कल तक सारे स्टूडेंट टेबल में आके दीजिए मुझे, जहां तक